साथियों, मॉर्निंग डिलाइट में मैं हूं आपकी मेज़बान अरम सूर्या और ज़ीशान आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूं। हम एक बार फिर एक नई सुबह के साथ हाजिर हैं, नए मेहमानों के साथ हाजिर हैं। जैसा कि हम रोज़ एक नई अच्छी बात करते हैं, तो आज की अच्छी बात जो है तो बहुत ही अच्छी, लेकिन मुझे भी आज किसी एक मेरे ख़ास ने मुझे बताई, वो भी सुबह सुबह फजर के बाद ही। तो अच्छी सी बात यह है कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो आपको गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नज़रों में। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से मसले होते हैं जहां हमें सब्र नहीं भी आता, लेकिन जो मुझे आज बात कही गई ना, वाकई मुझे सब्र आया है और मैं उनको थैंक यू कहूँगी। नाम नहीं लूँगी अभी उनका, मैं आपको उनसे लाइव मिलवाऊँगी, नाम नहीं लूँगी, लेकिन थैंक यू। तो इसी के साथ चलते हैं, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ज़ीशान से इंट्रो लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपका तारुफ हमारे मेहमानों से करवाऊँगी। और जनाब तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अजहर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैन अल-अक़वामी जितने भी हमारे प्यारे बहन भाई हमें देख रहे हैं, हमें ज्वाइन करते हैं सुबह सुबह, आपका जो भी टाइम फ्रेम हो, लेकिन हम 10 बजे आपके घरों के मेहमान बनते हैं, यानी आपके घर आते हैं और आपसे मिलते हैं। और ये ज़िंदगी का एक सिलसिला जुड़ चुका है। जब ताना बाना बनता है ज़िंदगी का, जब ज़िंदगी की डोर में कुछ नई गिराह बनती हैं, जैसे कि आप लोग हमारी ज़िंदगी की डोर के साथ बन चुके हैं, तो फिर आपसे ना मिलें तो ना प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारी ज़िंदगी में से कुछ मिसिंग है। और साथ साथ ये कहते हैं कि वाकई में सब्र कर लेना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। और सब्र के साथ साथ निगलेक्शन से अगर आप बचते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको फॉरवर्ड अप कर रही होती हैं ना, कि नहीं ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, चुप करना ज्यादा बेहतर है। और ये भी कहावत है कि एक चुप और 100 सुख। और साथ साथ जिंदगी में जब आप चुप होना सीखते हैं और लोगों को कहते हैं ना कि समराइज कर देते हैं जिंदगी में कि कम बोलो लेकिन इज्जत से बोलो। और दूसरी बात यह है कि ओवर चीजों को करने से बेहतर है कि आप अपने आप को लिमिटेशन में ले जाएं, तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस से बालातर। और जिंदगी में ना जब आप केयर दिखाते हो तो फिर रिफ्लेक्शन जो है वो डिफरेंट आता है। और ज्यादातर आप कभी कुछ अचीवमेंट्स कर रहे होते हो ना चीज़ों को, जी मेरा ही मोबाइल बोल रहा है सुबह सुबह, लेकिन मैं उसको साइलेंट करना भूल गया, मेहमानों के बाद मैं साइलेंट करूंगा। तो चीज़ों को जो देखते हैं तो आपका विजन ये होता है कि लोग आपको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। मैं अगर क्रिएटिविटी की बात करें तो हम जो रेडियो की दुनिया के लोग हैं, क्योंकि आज दूसरे दोस्त भी हैं माशाल्लाह बिजनेसमैन है, लेकिन रेडियो की दुनिया से उनका ताल्लुक है, तो हमें जो बेसिक सिखाई जाती है ना अनम रेडियो पाकिस्तान में, सबसे पहले कनेक्शन ऑफ अ वॉइस। क्योंकि अब जाकर आप विजुअलाइज देख सकते हैं, पहले रेडियो होता था सिर्फ समातों के लिए, यानी हमारी एक लैंग्वेज होती थी कि हवा के दोष पर समातों से जो आपकी आवाज टकराएगी वो होगी ज़ीशान अजहर की। तो ये अल्फाजों का जो चुनाव था वो रेडियो पाकिस्तान ने सिखाया। और उसके बाद हमें ये सिखाया गया, जो हमारी बेसिक तालीम थी ना, सवाल आपकी आवाज की टोन ऐसी हो कि पता लगे कि क्वेश्चन है, ये आंसर है, एपोस्ट्रोफी है या क्या है। वो हम तमाम चीजें हवा के दोष पर बुनते थे और जिंदगी में फिर ये कारवान चलता रहा। 15 साल हो गए, 2008 क्लास 7 में मैंने ज्वाइन किया था रेडियो पाकिस्तान को। और जब मैंने रेडियो पाकिस्तान को ज्वाइन किया तो ना मुझसे लोग पूछते हैं कि प्राइवेट चैनल 2 साल मैंने किया, उसके बाद मैं इस चैनल पर आया। लेकिन वहां से जाने का भी रीजन था कि थोड़े से लोगों के ना प्रॉब्लम्स हो गए तो मुझे छोड़ना पड़ा वहां पर कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो फिर मैंने छोड़ा। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जिसने मुझे चांस दिया, यानी जब मुझे शौक था आने का, मैं प्राइवेट चैनल्स पर गया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने, वो तो मैंने आपको वाकया भी सुना था कि आपकी भिखारियों की कैसेट के लिए आवाज अच्छी है, और फिर वही बंदा मुझे मिला और उसने कहा कि प्लीज़ ये कमर्शियल छोड़ दो, तो मैं करूंगा। तो अल्लाह ताला आपको सपोर्ट करता है, लेकिन बशर्त आप मेहनत करने वाले हो। इसी के साथ एक अच्छी बात कि कम बोलना, कम खाना, और कहते हैं ना कि कम बोलना, कम खाना और कम सोना बेहतरीन सेहत की निशानियों में से एक निशानी है। कि आप जब कम सोएंगे तो आप क्रिएटिव ज्यादा होंगे, ठीक है। कम खाएंगे तो जहन जो है वो, पेट जब खाली होगा थोड़ा बहुत, तो आपको मुआश की तलाश होगी, ना कि किसी के अंदर ऐप तलाश करने की जरूरत होगी। और तीसरा, जब आप कम बोलेंगे तो दुश्मन आपके कम बनेंगे, क्योंकि जब इंसान बोलता है तो फ्लो में बोलता ही चला जाता है। किसमें नहीं है, सब में है। और वो कहते हैं कुछ लोग ऐप होते हैं, कुछ लोगों के ऐप्स होते हैं, तो मेरे ऐप्स नहीं है, तो वो बनाने वाले ऐप को खत्म करना है जिंदगी में से। इसी के साथ अब काफी लंबा इंट्रो हो गया, इसके बाद प्रोग्राम की तरफ चलेंगे, यानी अपने गेस्ट को पहले हम मदऊ करेंगे, उसके बाद हम आएंगे आपकी तरफ। जी अनम। जी, हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो हैं शकील अहमद सिद्दीकी साहब, जो कि एक बिजनेसमैन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। इसी के साथ साथ हमारे दूसरे गेस्ट हैं सैयद साजिद अली, जो कि जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है सर आपकी? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने का। हम चलते हैं थर्ड गेस्ट की तरफ। जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि मैंने बताया कि हमारे ऐप्स नहीं है, तो वो ऐप कैसे बनते हैं
अब वो मार मार के बनवाती हैं या वो आपको बताती हैं कि डाइट ऐसे करे। तो सुंदर मुबीन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है सुंदर? सब ठीक ठाक है माशाल्लाह। अच्छा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम शकील भाई की तरफ आएंगे, रेडियो के दुनिया के बंदे हैं, और मैंने जो बातें स्टार्टिंग में की शकील भाई सही है या नहीं है? रेडियो पे ये सिखाया जाता है। आपने जो बातें स्टार्टिंग में की, उससे पहले जो अनम ने प्रोग्राम का आगाज जिस बात से किया, सब्र से, बिल्कुल मुझे वो मौजू कहीं ज़्यादा अच्छा लगा। और जो आपने बात की, बल्कि रेडियो पाकिस्तान अमूमन अपना जो स्टैंडर्ड रखता था वो ये रखता था कि जो अमूमी ज़बान लोग बोलते हैं उससे 10% आगे, ऐसा ही, ठीक है ना, उसको मतलब अल्फाज का चुनाव और उनकी नशिस्त बर्खास्त, उनकी अदायगी, उनका लहजा, ताकि लोगों का जो मयार है गुफ्तगू का वो दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होता चला जाए। ठीक है, तो ये ख़ास बात। और फिर वो जो दौर था, हम लोग एक्स जनरेशन के लोग हैं, हमारे बाद फिर जो है वो दूसरी जो जनरेशन है वो मिलेनियल्स कहलाती है, फिर जी, और अब आने वाले लोग अल्फा हैं। तो हम समझते हैं कि हम जो एक्स जनरेशन के लोग हैं, हमारे अंदर सब्र ज़्यादा होता था। और जिस वक्त पीटीवी से आपने आगाज़ किया अपने कैरियर का, हम जब पीटीवी देखते थे वहाँ पर कोई चॉइस नहीं होती थी माँ सिवाय पीटीवी के। अच्छा नहीं, मेरे टाइम पे काफी लोग थे, मैं अपना बता रहा हूँ, अपने बचपन का बता रहा हूँ। नहीं, वो अपना बता रहे हैं ना। तो हमने जितनी तब्दीलियां हमारी जनरेशन ने देखी है, यानी एक्स जनरेशन देखी है। एक्स जनरेशन के लोग वो होते हैं जो 1964 से लेकर 1979 दरमियान पैदा हुए, ठीक है। 1980 से 1995 के दरमियान पैदा होने वाले जो लोग होते हैं उनको मिलेनियल्स कहते हैं। इसके बाद जो लोग पैदा हुए 95 तक, ये जी जनरेशन है, 95 से 2010 तक, उसके बाद वाले अल्फा हैं। तो ये जनरेशन। अच्छा, एक बात मैं बोलूंगा शकील भाई कि आजकल की जो जनरेशन है तो वो तो अल्फा ही है, वो पैदा 1850 में हुई। लेकिन आपको एक बंदे से तो मेरी बात हुई, कहते हैं, मैंने कहा जी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? कहते हैं सर 16 मई 2025। में कहा तू पहले आ गया दुनिया से, क्यों एक खड़ा से कि दुनिया से ही चल गया नहीं? वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है ना। तो सर मैं ये कहने लगा था कि हमारे यहाँ होता था नशरियात, जब उसमें तातुल पैदा होता था तो एक स्लाइड आ जाती थी, इंतजार फरमाइए, और हम इंतजार फरमाते थे। आधा घंटा गुजर गया, पौन घंटा गुजर गया जी, इंतजार का हमारा दौरान। दरअसल ये इंतजार नहीं, सब्र होता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये आम मफहूम में उसको हम सब्र कहते थे। अच्छा, इम्तिहान तो नहीं, हमारी तरबियत होती थी। हम ये समझते हैं कि हमारी तरबियत थी, हमारे पास रिमोट होता नहीं था, एनालॉग टीवी या रेडियो का दौर था, तो हमारे पास ये कोई इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि खड़े होकर चैनल चेंज कर दें। तो वो हमें सब्र बजरिया जबर, बिल्कुल, वो हमें, क्योंकि सब्र की तारीफ असल में वो नहीं है कि जब किसी का इंतकाल हो गया तो आप उसे कंधे पे हाथ रख के आप कहें कि जी सब्र करो, वो तो जबर है भाई, उसका चॉइस ही नहीं है। सब्र बाई चॉइस होता है। जब आप एक बीज बोते हैं जमीन में और उसको काश्त करते हैं, पानी देते हैं, धूप से बचाते हैं, दीगर चीजें उसके साथ साथ आप कर रहे होते हैं, तो तनावर दरख्त बनने तक का जो अरसा है ये सब्र का अरसा कहलाता है, बाई चॉइस है। अगर कोई हादसा हो गया, कोई नुकसान हो गया, किसी घर में किसी फर्द का इंतकाल हो गया, अब जो आप उसको कहते हैं सब्र करो, वो बाई चॉइस है ही नहीं, वो जबर है। तो हमारे पास हमें सब्र सिखाया गया जबर के जरिए। हमारे इर्द गिर्द के जो हालात थे वो कुछ इस किस्म के थे। और अब मैं महसूस करता हूं कि जो जी जनरेशन है इस वक्त, मैं इसी टर्म में इसलिए बात कर रहा हूं ताकि जरा क्लियर होता चला जाए, तो उसमें ये बड़ी मफकूद है। आप 1 मिनट का कमर्शियल ब्रेक बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। वो हाथ में बैठे होंगे ड्राइंग रूम में और रिमोट उनके हाथ में होगा, जहां पे मेजबान ने कहा जी हम चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ। और फिर मैंने देखा है कि जो टीवी के ड्रामे होते हैं वो ऐसे सनसनीखेज मरहले के साथ वो कमर्शियल ब्रेक लेते हैं कि इंतजार रहे कि आपने कहीं जाना नहीं है अब, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा पैगाम है आपके प्रोग्राम के शुरू में। मैं तो, मेरे लिए तो ये मौजू बड़ा जबरदस्त है, मैं तो उस पर कई घंटे गुफ्तगू कर सकता हूँ। अगर बिल्कुल आप करें, प्रोग्राम पूरा आपका है। मेहमान और भी हाँ जी, सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सज्जाद सज्जाद अली। आप मुझे बताएं कि माशाल्लाह आप भी एक चैनल से वाबस्ता हैं और कोहिनूर उसका नाम है, तो मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि हम तो चैनल पर आप मौजूद हैं तो तनकीद बड़ी होती है ना कि इन चैनल्स पर तो ये हो रहा है, ऐसे चैनल्स पर तो ये हो रहा है, क्योंकि आप उसको पूरे को मॉडिफाइड करते हैं चैनल को। तो मुझे ये बताएं कि आपको तनकीद करते हैं लोग कि अच्छा आप क्या बोलेंगे सज्जाद साहब, आपके तो अपने चैनल पर ऐसा कुछ हो रहा है, कभी ऐसा किसी ने कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शारिक, बात यह है कि एज अ जर्नलिस्ट पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि तनकीद बराए इस्लाह बहुत अच्छी होती है, और अगर हम पे तनकीद ना हो तो हम हो भी नहीं सकते, आगे चल भी नहीं सकेंगे और अपनी
खामियां दूर नहीं कर सकेंगे। सही। अब रह गया चैनल का मामला, तो चैनल की पॉलिसी इदारा और इदारे के मालिकान बनाते हैं। सही। तो हम जर्नलिस्ट हैं, ज़ाहिर है हम उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। सही। दूसरी बात हमें ये सिखाई जाती है जो बेस है जर्नलिज्म की, कि आपने कौमी और आईनी जो दायरा कार बनाए गए हैं और जो पैमरा रूल्स बनाए गए उनके अंदर रहना है। तो ये पाकिस्तान है, या वो वाली सहाफत नहीं जो अमेरिका कर रहा है या जो बीबीसी कर रहा है या दीगर जो इंटरनेशनल इदारे कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में रहते हुए बड़ी महदूद सहाफत करते हैं। ऐसा ही है। ये हम पे लाजिम है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल आज़ाद हैं और हर तरीके से खुले हुए हैं। हालांकि मेरे अपने जिस चैनल का मैं यहाँ बैठा हुआ एम्प्लॉय हूँ उसका स्लोगन ही यही है, आज़ाद भी और जिम्मेदार भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सी जगहों पे इंतहाई महदूद रह के सहाफत करनी होती है और अपने दायरे कार से हम बाहर नहीं निकल सकते। तो ये वो दौर तो अब है भी नहीं, वो एक पुराने दौर की खुली सहाफत थी, अब वो नहीं है। अब हमें बहुत सोच समझ के काम करना होता है और उस सोच समझ के काम करने की वजह से जो लोग सच सुनना चाहते हैं, जो हकीकत देखना चाहते हैं, वो हमें कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। ऐसा ही है। तो हमें उनको प्राइवेट सेक्टर में बैठ के जो हकीकत होती है वो समझानी पड़ती है। तो अब हमें दो ड्यूटियां मिल गई हैं, एक तो हमें जर्नलिज्म करनी है जो प्रोफेशनल है, और एक हमें अपनी उन शहरियों को जो हमसे तवक्का लगाते हैं कि यहाँ से हमें सही बात पता चलेगी, वो हमें रोकते हैं। किसी भी गैदरिंग के अंदर उनके हमसे बहुत सारे सवालात होते हैं, तो हमने उनको जो है वो सही खबर पहुंचानी होती है और बताना होता है कि हकीकत ये है। ये भी अब खिदमत का एक नया तरीका जो है वो हमारे जिम्मेदारियों में शामिल हो चुका है। एक चीज और ऐड ऑन हो गई है, जर्नलिस्ट भी हैं आप माशाल्लाह, चैनल को भी टैकल कर रहे हैं। जो जर्नलिस्ट की एक और काम हो चुका है या टीवी होस्ट का, कि हमें प्रोबिंग्स भी करनी होती हैं प्रोग्राम से पहले कि सर हम ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोल दीजिएगा। तो प्रोबिंग्स भी बहुत, कि अपने अल्फाज दूसरे के मुंह में डालना। क्योंकि आप जैसे फर्ज करें कि सजाद साहब आप एक हमारे किसी ओहदे पे फाइज हैं, मुझे आपकी बुराई करनी है, तो मैं जैसे ही बोलूंगा सजाद साहब, उधर से ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी, शहर है कराची में 3 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया गया, वो बात निकल गई, फिर वापस ओ बैक टू द प्रोग्राम। तो वो चीजें हमने बड़ी देखी, जिसके खिलाफ जो आपने बात की सही, कि सहाफत भी हम महदूद हो चुके रह चुके हैं कि हमें लिमिटेशन में बात करनी है, वरना फिर वो अक्सर होता है कि लितर पड़ते हुए नजर आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि मतलब जब कभी आपने ऐसा किया कि आपको भी सहाफत में काफी अरसा हो गया, कभी आपने चाशनी में लपेट कर बात घुमाई हो और लोग हंसे भी हो, और जब समझ आई तो ये तो बहुत बड़ी बात करके चले गए, कभी ऐसा किया? ऐसा दिशन अमूमन लोकल यहाँ हमारे जो नेशनल लेवल के चैनल्स हैं उन पर तो मैं मुख्तलिफ जगहों पे इंक्लूडिंग माई चैनल में होता हूँ, और वहाँ तो मुझे ज़रूरत पेश नहीं आती है ऐसी। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब मैं खासकर इंडिया से ऑन एयर होता हूँ और उसमें लाइव होता हूँ, तो मुझे बहुत कुछ समझना पड़ता है और बहुत कुछ लपेटना भी पड़ता है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि बड़े चुभे हुए सवाल होते हैं और वहाँ से वो 4-4, 5-5 मिल के हमला करते हैं, तो कभी बच के निकलना पड़ता है, कभी रिस्पॉन्स करना पड़ता है। वो 1 घंटा मेरे ऊपर ऐसा होता है कि मुझे ये अंदाजा होता है कि मेरा बीपी शूट कर गया है और मैं बीमार सा हो गया। मेरी फीलिंग्स ही हट जाती है, क्योंकि उनकी आजाद सहाफत है, वो कुछ भी बोले, कुछ भी चलाएं, हाँ। वहां उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि झूठ पे मबनी सहाफत में अगर किसी को तमगे दिए जाए तो वो है इंडिया की सहाफत। ऐसा ही है। तो वहां आप समझ लीजिए कि झूठ के आगे किसी का बैठना कितना मुश्किल काम है। एग्जैक्टली। और फिर भी वो वाली चीज के लिमिटेशन के बावजूद भी आप लोग सच बोलते हैं, लिमिटेशन में आप झूठ नहीं बोलते। हम अपने मुल्क अच्छा के लिए वहां तो पर कुछ एक भी बात करें। होगी कि जैसे सजाद साहब बैठे हैं वहां, देखिए इस वक्त पाकिस्तान में ये, अच्छा भाई आहिस्ता बोल ले, पाकिस्तान में जो हुआ तो वो हो जाएगा, उसका मसला नहीं है, तेज बोलने से वो तेज नहीं हो जाएगा वहां पे। अच्छा एक चीज जो हमने इनका जो जहाज गिराया था और जो चाय पिलाई थी लाहौर में, नाम भूल जाता, अभिनंदन भाई का। अच्छा जो वहां का पता नहीं तापमान बोलते हैं कि क्या बोलते हैं एयरप्लेन को, वो एक हिंदी का अभिमान बोलते हैं। नहीं प्लेन को अभिमान बोलते हैं। अच्छा जी, अभिमान वहां से उड़ा और पाकिस्तान की हदूद में जाके, लेकिन हमारे इंडिया के लोग अब भाई है ये मतलब, और ये कुछ लोग ऐसे लगते हैं कि पीछे जहाज के बोलेंगे तो जहाज उड़ जाएगा जल्दी। जी वो खड़े इनके जर्नलिस्ट ऐसे लगते हैं मुझे, ऐसे ही बिल्कुल हिरास करते हैं। उनके जितने भी होस्ट बैठे होते हैं, और मतलब अगर आप होस्ट को ना भी, एंकर को ना भी काउंट करें, जिन गेस्ट को वो बुलाते हैं वो सारे इतने प्रोफेशनल है झूठ बोलने के कि मैं कहूंगा कि वाकई उन्होंने सारे डिप्लोमे झूठ के किए हैं। वो उनके बाद क्लासेस और होती हैं। पाकिस्तान के लिए तो उनका नजरिया झूठ से शुरू होकर झूठ पर खत्म होता है। बिल्कुल। और इतनी हाइप क्रिएट करते हैं अपने कंट्री की कि जैसे हमारे यहाँ आज के दौर में ये आप देखते होंगे कि
एक नया ट्रेंड चल गया है कि कोई भी प्रोडक्ट किसी ने जो है वो लॉन्च किए तो वो चाहता है कि मेरी प्रोडक्ट की जो है पब्लिसिटी ज्यादा हो, तो वो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो तारीफों के जमीन आसमान मिला देगा कि यार ये न्यू बॉर्न, हमारी न्यू बॉर्न बेबी कहलाता है ना, जो न्यू प्रोडक्ट आता है मार्केट में, उस प्रोडक्ट को हाइप देने के लिए वो उसके इतनी खूबियां बयान करेगा बढ़ चढ़ के कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि यार मैं इसको तो ले लूं, जाके परचेज करूं। तो मुझे लगता है कि उनकी नज़र में आज भी इंडिया जो है ना वो एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसकी वो इतनी बेवजह की झूठी हाइप क्रिएट करते हैं कि वो बताना आर्टिफिशियल, देखें आर्टिफिशियल चीज़ों को आप सजा के आप अपना कितना कद बड़ा कर लेंगे, ये बात उनको कभी समझ नहीं आई। हमें वहां तकलीफ होती है जब हम झूठ पे मबनी किसी, अब थोड़े दिन कबल जो है वो दाऊद इब्राहिम को जो उन्होंने बिल्कुल मार दिया, खत्म कर दिया और वो खत्म हो गए और उसके ऊपर उन्होंने एक हंगामा मचा दिया। अच्छा, जितने भी हंगामे मचते हैं, ये आपने बड़ी अच्छी बात की अभी कि वो शोर ऐसे करते हैं कि जहाज उड़ जाएगा। वाकई उन्होंने जितने भी सब्जेक्ट देते हैं वो हमें वो इतना शोर कर रहे होते हैं और पहले से हमें, आप यकीन करें, कुछ नहीं बताया जाता कि किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है, क्या करना है। गलत ये क्यों होता है पता है आपको? ये इसलिए होता है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को दबा दिया जाए। नहीं, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट चीते हैं, हाँ, क्योंकि अगर वो टॉपिक पता लग गया तो दबा जाएंगे वो। नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह पीछे नहीं हटते। और मैं आपको ये बड़ा के फखर से कहूंगा कि पाकिस्तानी महाज से आपका भाई बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ता है माशाल्लाह, और उस माशाल्लाह, 1 घंटे में लाइव ऑन एयर होता हूं। मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि आप मुझे जो है वो अपना सब्जेक्ट पहले भेज दें। एक रिक्वेस्ट है मेरी, मैंने भी बोला था, वहां पे नीतन है कोई इनके चैनल, अब मुझे याद नहीं कौन सा था, तो इतना चीख रही थी पाकिस्तान के लिए, तो मैंने नीचे किया था, मैंने कहा आप लोगों को चाहिए कंट्रोल टावर और जहाज का राब्ता खत्म कर दी, बाजू ऊपर से खड़ी होकर नीचे आवाज साइड का जहाज आ रहा है। तो ये चीज बिल्कुल। हाँ जी, हम आते हैं अब। सुंदर साहब ने देखिए कितनी कड़ी कड़ी बातें सुनी है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको गुस्सा आ रहा है कि आप मुझे इधर ये लगवाना सिखा दें, या क्या मतलब क्या एक्सरसाइज के प्रोफेशन जो आपने चूज किया, किस वजह से चूज किया कि आपको घर में खाना ना बनाना पड़े, कि अम्मी को बोलूंगी डाइट कॉन्शियस हूँ, इसमें कैलोरीज हैं, इसमें ये है, अंडा उबाले खाएं, सब घर वालों को बोलो कि चलो डाइट पे लग जाओ और अंडे उबाले खाएं, बेसिकली फिटनेस ट्रेनर एक टाइप का नहीं होता। जो हम जाते हैं जिम में, तो ये एक अलग साइको है हम सबकी ना, कि हमने जिम में जाना, हमने एक्सरसाइज करनी है, टनों पसीना बहाना, उसके बाद घर में आके लेट जाना, बोलना अम्मी हम तो थक गए। बेसिकली मेरा है फिजिकल एजुकेशन के हवाले से। हमारे यहाँ फीमेल्स को एजुकेट नहीं किया जाता आफ्टर टू मैरिज एंड बिफोर टू लाइक, तो इसमें हम लोगों को काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं आगे चल के, जिसमें हमारी फीमेल्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की शिकार हो जाती हैं, फिजिकल फिटनेस उनकी ख़त्म हो चुकी होती है, घर में बॉन्ड हो चुकी होती हैं, वो समझती हैं यही महवर है और यही मुसीबतों का घर है, बस वो घर के ही काम को अपनी एक्टिविटी समझती है। और मैं बेसिकली बिल्कुल भी डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, लेकिन खाती नहीं हो ना, फूडी बहुत नहीं खाती नहीं, ये कभी मुझे सामने कैमरा नहीं बिल्कुल बहुत ज्यादा फूडी हूँ, और मेरे घर में शायद मुझसे ज्यादा घर में कोई नहीं खाता। अच्छा, वो एक बात है, 1-2 चम्मच खाने वाला नहीं होता ना, हमारे पंजाबियों के घर में है, फिर आपको पता लगे खाना क्या। असल में आप जो अपनी नेचुरल डाइट छोड़ के आप आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स पे चले गए। सप्लीमेंट्स हमेशा जो है बॉडी के लिए हार्मफुल ही रहे, हर सिचुएशन में, हर फेस में ना। वो डब्बा जिसको बोलते हैं वो हो गया, पेन किलर्स हो गए। हम लोग पेन किलर्स बिल्कुल, हम लोग पेन, जैसे सर ने बोला कि हम लोग इतने माइग्रेन वो हो जाते हैं, पेन बीपी हाई हो जाता है। बीपी हाई होता है, लेकिन नेचुरल फूड्स हैं हमारे पास, नेचुरल डाइट्स हैं हमारे पास, जिससे हम अपना बीपी मेंटेन रख सकते हैं, हम अपना डिप्रेशन जो है लो डाउन कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली इसकी होती है बेसिक, आपको डाइट कौन वो कर रहा है, गाइड कौन जी, गाइड कौन नहीं, डाइट आपकी कौन प्लान कर रहा है। अब आप डाइटिशियन कौन है आपका? जी बिल्कुल, बेसिकली आप घर में जा रहे हैं, आप ऑयली फूड खा रहे हैं, लेकिन आपकी कोई इतनी वर्किंग नहीं है, वो डाइट कहाँ जा रही है, आपकी बॉडी में बिल्कुल स्टोर हो रही है, उसे कैसे यूज करना है आप खाएं, लेकिन आप अपनी डाइट प्लान ऐसे करें। आप अगर 1 माइल चल रहे हैं तो आप बेसिकली ये तो देखें आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, अपनी कितनी टेक कर रहे हैं। इन चीज़ों पे हम बेसिकली पूरा एक सेशन रखते हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। अब मैं अगर मीडिया टीवी पे आके बात करूं, सब उसे फॉलो करने लग जाएंगे, लेकिन ये टीवी पे बैठ के करने वाली बिल्कुल भी चीज नहीं है। हर एक का कहते हैं, मैंने ये भी पढ़ा है कि हर एक की डाइट, हर एक की एक्सरसाइज और हर एक का टाइम ऑफ ड्यूरेशन डिपेंड करता है। अब मैं एक कहना चाहेंगे बेसिकली कि स्टूडेंट्स को अगर वो करूं, स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होता है। मैंने अपनी 8 साल के उम्र में पहली रोटी बनाना शुरू कर दी थी। मैं अपने घर के काम करती हूँ, मैं अपनी स्टडी कैरी कर रही होती हूँ, मैं अपनी जॉब फॉलो कर रही होती हूँ, मैं अपना ओवरऑल जो है सब लेते हुए घर को बाहर को मैनेज कर रही हूँ। तो ये अब इसके हवाले से मुझे अपनी डाइट भी वो करनी है।
अब मैं हो जाऊं डाइट कॉन्शियस और मैं यानी काम अपना पूरा करूं, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वीकनेस होगी। बिल्कुल। हेयर फॉलिंग, लड़कियां आजकल बहुत ज्यादा सीरम यूज कर रही हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। बिल्कुल। सीरम हो गया, क्रीम्स हो गई, हेयर फॉलिंग मास्क वगैरह हो गए। मट मास्क सबसे बेहतरीन है आपका। नहीं अच्छा, सर पे मड मास्क लगा लें, मुल्तानी मिट्टी सर पे लगा लें? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। कब से लगाना? हमारी दादी अम्मा, हम हर टाइप ओल्ड जनरेशन यही यूज कर रहे हैं। अच्छा नहीं, हमारे घर में तेल अच्छा वाला यूज किया जाता है, 3 तेलों को मिला के यूज किया जाता है, क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखा। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि आपको जितने भी आप ट्रीटमेंट्स करवा लें और जो आप नेचुरल ऑयल लगाया है, बाल जो अच्छे वाले होते हैं, वैसे प्याज वाला ऑयल मेरे घर पे बना के रखे है, वो बना के लगाना नसीब नहीं हुआ। वाटर यूज कर लो। अच्छा। फौरन से आप क्या था, टमाटो यूज कर लो, आप आलू, काफी आप यानी आपकी स्किन को क्या चाहिए, आप किस चीज के बने हुए हो, मेन चीज तो ये है ना, नेचुरल कुदरती चीजें हमें चाहिए। और इसका अच्छा, अब जैसे आलू काटा, ठीक है ना, अब देखिए घर की बचत की भी बात कर लेते हैं ना, किफायत छान लो। अब आलू के नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जो ऊपर से आलू काटते हैं वो वेस्ट वाला एरिया जो होता है उसको पकड़ के मल लें तो वो भी वही असर देगा। जी बिल्कुल। देखिए ना कितनी किफायत। सीरियसली, क्योंकि वो उसका पार्ट है ना। जो चीज एक आप मिड से लोगे वही चीज उसके सरफेस आउटसाइड से भी लोगे। रूट पे लगाएं जी, रूट पे अप्लाई करें या फुल? बेसिकली रूट्स ही होती हैं हमारी ना। नीचे तो डेड होता है सब। नीचे का आपका जब आपके ब्लड्स को कोई चीज मिल रही होगी जब भी तो वो आगे ग्रोथ करेगी। अब मैं बोलूँ आपके अंदर ब्लड की कमी है, आप जाके बॉटल्स लगवा लें, वो कोई हल कोई है, वो एक टाइम में हमने टेक किया, फिर आप रिड्यूस भी करोगे किसी न किसी तरीके से, आप उसको यूज बिल्कुल हो जाएगा। हाँ सही है, लेकिन सबसे मेन चीज होती है हम जो है मेडिसिन कहना चाहिए, सप्लीमेंट्स, इन सब से बच्चों को है दूर रखने की कोशिश करते हैं। इसका बाकी और बेसिकली मेरे पास होते हैं स्पेशल चाइल्ड्स भी इस उसमें। मैं स्पोर्ट्स की हूँ तो स्पोर्ट्स की अलग एक्टिविटी होती है, स्पेशल चाइल्ड्स की अलग होती है, हमारी और आपकी जैसी बॉडी की वो अलग होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना हमें प्लान करना पड़ता है। अब मेरे पास अगर कोई हाउस वूमेन आ जाए तो मैं उसे ये नहीं बोलूँगी आप आती पुशअप लगाना शुरू कर दो, आप रनिंग करना शुरू कर दो, आप ऐसा कर लो, बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली पहले उसका केस तो सुना जाए। हमारे पास जो जिम्स हैं वो ये सब नहीं करते बिल्कुल ऐसे ही। वो कहते हैं कि पहले आप वॉक कर लो, वार्म अप कर लो, काम करके आई हुई हैं वो फिर जाके लग रही हैं। ये बेचारे भी ऐसे होते हैं, उनको जाते कहते 5 किलो का डंबल उठाओ तो गलत हो जाता है उनके लिए। सप्लीमेंट्स भी वही बेचारी यूज करते हैं, सबसे ज्यादा मेल्स यूज करते हैं। ऐसा ही है बेचारे, वो कहते हैं कि 2 दिन में, असल में वो मसला ही होता है क्योंकि जो कुंवारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि 2:30-3 बजे छुट्टी, नहीं 2:30-3 बजे छुट्टी होती है, फिर उन्हें जाना भी होता है। तो हम आएंगे शकील भाई यही बताएं कि जो बेचारे फिर वो डोले शोले बना के जो जाने वाले होते तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि, क्योंकि एक चीज मैंने देखी थी कि जब आपकी अगर हम बात करें बीइंग अ बिजनेसमैन, फिर हम उस टॉपिक पर भी आते हैं कि बिजनेस आपने कब से शुरू किया, लेकिन मुझे ये बताएं कि जिस वक्त आप रेडियो की दुनिया पे थे तो लोग आप लोगों की झलक देखने के लिए तरसते थे, जिस वक्त तक ये विजुअलाइज नहीं हुआ था वीडियो, सॉरी एफएम। बिल्कुल ठीक है। तो लोग आइडेंटिफाई करते थे, शक्ल अपना खाका खुद ही होता था हर एक के जहन में, शकील करते थे सब कि शकील साहब जो हैं वो ऐसे होंगे, शकील साहब दिखने में ऐसे होंगे। तो कभी आपका फैन फॉलोइंग हुई कि कभी किसी पार्टी में रेडियो पाकिस्तान की मिले, अबे आप कैसे हैं, कुछ पहचान तो पहले पहचानते ही नहीं था, बीच में से गुजर जाते थे। वो बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ क्योंकि जिस दौर को मैंने आपको बताया, रेहान असदी, आसिम बशीर या राहिल सिद्दीकी, ये सब लोग हुआ करते थे। तो रेडियो पर मेरे प्रोग्राम करने की जो असल वजह थी कि चूँकि टेलीफोन उसका सबसे बड़ा उस वक्त क्लाइंट था, बिल्कुल ऐसे तो हमने कई घंटे उसमें से परचेज कर रखे थे। बिल्कुल बिल्कुल, रात 12 से ऑनवर्ड्स चलता था वो दिन भर भी चल रहा होता था। तो मैंने 12 वाला सुना। हाँ, आपने 12 वाला सुना होगा। तो अब उसमें ज़रूरी ये था कि अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को आपसे बेहतर कोई और उसको पेश नहीं कर सकता, ठीक है ना। और अगर आपने जैसा अभी शाह साहब फरमा रहे थे कि जी कोई नई प्रोडक्ट होती है तो उसकी भरमार कर दी जाती है तारीफों की, अच्छा ये बोझ होता है ये। तो आप इंटरटेनमेंट के साथ, आप लोगों की तफरी के साथ, उनकी अब दिलपिशोरी के साथ अगर आप कोई बात कहते हैं तो वो हजम हो जाती है, वो ना काबिल कबूल होती है। तो उस वक्त ये कि जो रेडियो पर हम अगर बात करते हैं या भी बैठ के बात कर रहे हैं, वही कर रहे होते हैं जो हमारे अपने अंदर होता है। अच्छा, फाउंडर भी है, मैं वही पढ़ रहा था आपके बारे में, टेलीफोन के फाउंडर भी आप ही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब होता यह है कि जो आवाज होती है ना, आवाज बिल्कुल वो काम कर रही होती है। एक शेर है बशीर बदर साहब का, खुदा ऐसे एहसास का नाम है कि रहे सामने और दिखाई ना दे। अच्छा, अब
आप जो है वो जब खुदा का तस्वुर लेके आते हैं तो इंसान अपनी बशरी कमजोरियों के बाइस कोई ना कोई जो है ना हेवला, कोई ना कोई पिक्चर जरूर बनाने की कोशिश करता है कि इतना बड़ा वो जो है ना वो हाथ पांव होंगे, ये होगा, वो कुछ ना कुछ वो सोचता है, कुछ ना कुछ। अच्छा, वो जो इमेजन है वो उसके अपने दिमागी खाका जो होता है वो उसके मुताबिक बना रहा होता है। इसी तरह जब अलिफ लैला कहानियां पढ़ते थे तो हमारे तस्वुर में जिन्नात, देव, शहजादी, शहजादा, बादशाह, वो हमारे अपने तस्वीर के मुताबिक जो राइटर लिख देता था कि जी किसी शहजादी का किस्सा की बहुत ही हसीन, बहुत खूबसूरत, तो वो खूबसूरती का वो मेयार जो हमारे दिमाग में होता था हम उस मेयार के मुताबिक चलते थे, ठीक है ना। उसका नतीजा ये होता था कि वो नक्श कहीं ज्यादा गहरा होता था। जब आप रेडियो पर प्रोग्राम करते हैं, लोग आपकी आवाज को सुनते हैं, आपके अल्फाज के इंतखाब, उनकी तरतीब को देखते हैं, तो वो अपने जहन के मुताबिक आपकी तस्वीर जो है ना वो बनाते हैं वो। अच्छा, अब कभी कभी ये होता है कि जब वो मिलते हैं तो उनको एक गहरा सदमा पहुंचता है, ये इतना काला कलूटा आदमी। राहिल सिद्दीकी की दफा 2 दफा हुआ। राहिल सॉरी तो से, लेकिन 2 दफा 2 फैन तो पागल हो गए थे। राहिल भाई ऐसे मैंने कहा मेकअप करके नहीं आए जी। अच्छा, कभी ऐसा भी होता था कि उनके तस्वीर से कुछ बेहतर सूरत हाल, और ये उनके साथ ही हमारे साथ भी होता था। तो उस वक्त मोबाइल फोन का दौर नया नया शुरू हुआ था और मैं उस वक्त क्वेटा में था, रेहान असदी प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैंने एक सिम ली जो लैपटॉप में लग जाती थी, उसमें मैसेजेस आ सकते थे, कॉल रिसीव नहीं हो सकती थी। तो मैंने एक तजुर्बा करना चाहा और मैंने रेहान से कहा कि मैं आज में प्रोग्राम में नहीं होऊंगा, मेरी जगह पे आपने करना है, लेकिन आपने ये नंबर अनाउंस कर दें। और फेसबुक नहीं उस वक्त चलता था, ऑर्कट। अच्छा, ओके। ऑर्कट था, फेसबुक ने बाद में जो है ना एंट्री दी है। हाँ, तो मैंने कहा ये नंबर अनाउंस कर दें और जिन लोगों को मुझे कोई पैगाम देना हो, क्योंकि उस वक्त 111 के नंबर होते थे जिनके थ्रू कॉल आती थी और कोई सिलसिला था नहीं। जब मैसेज हो अगर तो मोबाइल में एक महदूद मेमोरी होती थी, ये स्मार्टफोन थे नहीं, लैपटॉप में गुंजाइश थी कि सारे मैसेजेस एक साथ आ सकते हैं। सही। तो वो मैंने इसमें सिम लगाने बाद रेहान असदी से कहा कि ये नंबर आप अनाउंस करें। जब उन्होंने अनाउंस किया, आधे घंटे में 2500 मैसेज मैंने रिसीव किए। अच्छा, अब वो जो मैसेजेस रिसीव किए तो उसमें जो आप ये फरमा रहे हैं कि जी बहुत सारे फैन और बहुत सारे मोहब्बतनामे भी उसमें शामिल थे। और मेल बॉक्स में तो मोहब्बतनामे बहुत सारे शामिल थे उसमें, तो वो भी देखा। अब देखने के बाद जब रेडियो पे कोई कॉल करता है तो उनकी कोशिश भी ये होती है कॉल करने वालों की कि उनकी अपनी आवाज में भी जरा निखार हो, नुदरत हो, ठीक है ना, दिलकशी हो, तो उनकी भी कोशिश होती है। तो कभी कभार किसी से हम तो अपना एड्रेस नहीं देते थे, ना बताते थे। मैं रेहान को मैं कहता भी ये था कि दीगर लोगों को भी कि प्रिंट मीडिया में आना या टीवी पे आना आपकी मौत है, क्योंकि आपकी जो फॉलोइंग है वो टूट जाएगी, ऐसा ही है, बुरी तरह टूटेगी। लोगों ने जो आपका एक हेवला बना रखा है, लोगों ने आपका जो स्ट्रक्चर बना रखा है ना, वो उसमें टूट जाएगी। आप कोशिश करेंगे ये ना करें, लेकिन इंसान है ना, वो कहता है, अल्लाह में बात फरमाते हैं कि जी जीना वो क्या जो नफ्से गैर पर मदार, शोहरत की जिंदगी का भरोसा भी छोड़ दे। तो शोहरत की जिंदगी जो होती है वो हमेशा उसका इन्हिसार फॉलोअर्स पे होता है। जहां फॉलोअर्स कम हुए वहां शोहरत की जिंदगी का खात्मा हुआ। और इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे यहाँ मौजूद है और हिंदुस्तान में ही मौजूद है। हमारे यहाँ हमारे चॉकलेटी हीरो थे वहीद मुराद, सदमे से मरे क्योंकि उनका शिकवा एक ही था कि लोगों ने मुझे पूछना छोड़ दिया। मुनव्वर ज़रीफ हादसे में हलाक हो गए, नन्ना ने खुदकुशी कर ली, रंगीला कस्मपुरसी में गए, मेहदी हसन साहब की हालत जो है वो, ये सारे वो नाम है कि जिनकी फॉलोइंग टूटी है और उस वक्त टूटी है जब ये अपने फन की उरूज के ऊपर पहुंच गए थे, ठीक है ना। लेकिन जो लोगों के अंदर का जो उनका जो आदर्श था, जो उनका हीरो था, वो उस हीरो को उस रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अभी चंद दिन पहले मैं एक प्रोग्राम में गया, चूंकि हम उस दौर की हमने फिल्में देखी हुई है तो हमें अच्छी भी लगती थी उस वक्त की हीरोइन या हीरो। तो अदाकारा मुमताज आई हुई है इन दिनों, उनके आजाद में एक प्रोग्राम था। अब मुमताज साहबा की जो हमने फिल्में देखी हैं उसमें जिस कदर वो खूबसूरत और दिलकश हैं, जाहिर है कि वो वैसी नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो उनका जो हुलिया, उनकी जिसामत, उनका बिल्कुल मुख्तलिफ, थोड़ा सा मेल वर्जन लग रही थी मुझे। मैंने जब देखा, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मुझे मेल लग रहा था कि मेल को मेकअप किया। इसी के साथ एक ब्रेक, वापस आएगी क्योंकि हमारे अपने लोग बहुत खूबसूरत हैं। और ब्रेक से वापस आने के बाद हम जो है वो सजाद साहब से ये पूछेंगे कि माशाल्लाह वो जर्नलिस्ट तो हैं, लेकिन अगर कोई प्रोग्राम कर जाते हैं, सजाद आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ
कि जब आप प्रोग्राम करके हटते हैं फिर कितनी तनकीद होती है कि जो आप जिनकी मुखालफत या हिमायत कर रहे होते हैं, तो लोग ये कभी आपको बोला कि क्यों इन्हीं के खिलाफ आप बात करते हैं। ये तमाम चीजें जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद अनम एंड ज़ीशान। वेलकम बैक साथियों, ब्रेक से वापस आ गए हैं और इसी के साथ साथ अनवर भाई जो है हमें चाय भी दे के गए हैं जो हम अभी पियेंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ज़ीशान ने एक सवाल किया था साजिद अली साहब से, तो उसी सजाद अली साहब से सजाद अली सॉरी तो सजाद अली साहब से ये तो सवाल कंटिन्यू जो था करें। ये था हमारा कि आपको तनकीद कितनी होती है, क्योंकि फर्ज करें मैंने अनम, क्योंकि मेरी को होस्ट है मैं इसी पे रख के बात करूंगा कि मेरी अनम फेवरेट नहीं है, मैंने इसकी बुराई की, लेकिन उस वक्त बुराई जो मैंने की थी वो इस्लाह के लिए की थी, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि अनम की जो फैन फॉलोइंग है वो मुझे बुरा बोलेगी, तो कभी आपको किसी ने ऐसा कहा कि आप तो टीवी पर जाते हैं और ऐसा है और वैसा है, आपको ये नहीं करना चाहिए, नेगेटिव कमेंट्स? ज़ीशान, बड़ा आपने चुपता हुआ सवाल किया और ये बड़ा मुश्किल होता है इसका जवाब देना, क्योंकि मैं अपनी ज़ाती अगर बात करूंगा तो मैं किसी सियासी पार्टी का स्पोकमैन अव्वल तो बना ही नहीं कभी। जो कोई मुझे उनके कारकुनान जो हैं वो इस तरीके की गुफ्तगू करें या कमेंट्स पास करें, मेरी तमाम सोशल मीडिया पे जब चीज़ें डलती हैं जो ऑन एयर होती हैं तो कमेंट्स कोई नेगेटिव कभी भी नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो कन्फ्यूजन है वो थ्रेड है, क्योंकि मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं सिर्फ जो है वो एंकर नहीं हूँ, खाली तज्जियाकार नहीं हूँ, या खाली जो है वो क्राइम सर्कल नहीं देख रहा, खाली मैं जो है वो कॉमर्स नहीं देख रहा, मैं तमाम चीज़ों को देख रहा हूँ एज ए ब्यूरोक्रेट। इंडिया को भी देख रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसमें जब ये मसाइल आते हैं कि जब हम क्राइम पे काम कर रहे होते हैं, करप्शन पे काम कर रहे होते हैं और उसको सच की बुनियाद पे खबरों में जगह दे देते हैं, तो थ्रेड जो आती है, थ्रेड या इंडिया के हवाले से कभी कुछ मामला हमें फेस करने पड़ते हैं दीगर जगहों से, तो वो कन्फ्यूजन का बात बनती। तनकीद तो मेरी इस्लाह के लिए मुझे बिठा के 100 लोग भी करें, और चाहे उसमें बच्चे क्यों ना हो, मेरे से कम उम्र, मेरे जूनियर्स, कोई भी हो, मुझे कोई इस मामले पे कोई शिकवा नहीं है और कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे इतने सारे मेहमान बैठे हुए हैं, इनकी फील्ड अलग है, उसकी फील्ड अलग है। अगर उस पे तनकीद हो, इन पे हो, मुझ पे हो, हम अपने काम में बेहतरी लाएंगे तनकीद सुन के, अगर अक्लमंद है, और अगर हम बेवकूफ़ हैं तो हम उस तनकीद पे झगड़ा क्रिएट करेंगे। नहीं, ज़्यादा तनकीद बराए इस्लाह, जैसे आपने बात की, हमारे यहाँ तनकीद बराए तनकीद होती है और फिर तनकीद के अंदर जो अल्फाजों का चुनाव होता है वो चुभने वाला होता है। वो कभी ऐसा आपने सामना किया? क्योंकि मैंने तो 2 दफा कर चुका है शो के बाद। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तनकीद बराए इस्लाही हुई है, और लोग जो कंफ्यूज होके अगर कभी कोई ऐसी बात भी करते हैं तो हमारे पास दलील होती है। सही। देखें, आप आके मीडिया पे क्या कर रहे हैं, आप मुल्क का चौथा सतून है, बिल्कुल। आपने इतनी दलील और वजन के साथ बात करनी होती है कि आपकी बात को कोई झुठला ना सके, आप हवा में फायर नहीं करें ना। अगर फिर तनकीद भी होगी तो आपके पास बड़ा मस्बत दलील के साथ जवाब होगा, जबरदस्त। लेकिन जब आप हवा के फायर करेंगे या आप जो है किसी सियासी पार्टी के स्पोकमैन बनेंगे या किसी खास इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे होंगे तो वो सहाफत खत्म हो गई आपकी, वहाँ जर्नलिज्म नहीं है, फिर आप जो है वो बिकाऊ साफी है मेरी नज़र में। या ये भी सजाद साहब, कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं ना कि मैं सजाद साहब को कोर्ट लेकर जाऊंगा और दलाइल दूंगा, उसके बाद गलती हो गई जी, मुझे याद ही नहीं थी ये सजाद साहब। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। मैं संध्या से सवाल करती हूँ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कभी किसी को ट्रेन कर रहे हो या किसी ने कहा कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं होता, हम तो बड़े बड़े जिम्स में होके आए हैं, वहाँ तो इतना अच्छा सिखाते हैं, आपको तो खुद को कुछ नहीं आता? ऐसा कहाँ नहीं होता, हर जहाँ आप जो आपका उस वक्त क्या करते हो? क्राइटेरिया सबसे अच्छा जो पहले हमारे इंट्रो में हुआ था कि सब्र, आप वहाँ सब्र करें, थोड़े टाइम देने के बाद ना लोग आपको समझ जाते हैं, आप लोगों को समझ जाते हैं। नहीं, एक टाइम निकल गया, वो आपके साथ 6 महीने 8 महीने गुजार लिए, फिर तो उनकी वो कहना चाहेंगे उनकी हैबिट्स है, वो कोई नहीं सुधार सकता। और कहते हैं ना पढ़े लिखे जाहिल से बहस, तो फिर क्या उनको आप निकाल देते हो या उनको उसी तरीके से आप ट्रेन करते हो जैसे सबको कर रहे हो? अगर देखिए, अगर ट्रेनर है, आप एज अ ट्रेनर काम कर रहे हो, फिर आपको जो है सामने वाले की नसीहत समझनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ कहना चाहिए सिखा, यानी कहीं से सीख के आया है, कहीं उसने पहले जिम किया हो, कहीं उसने पहले एक्टिविटी कोई ऐसी की हो जो उसको नॉलेज है। आप सुनो, सही,
थोड़े टाइम के बाद उसकी तरह ही परफॉर्म करो और थोड़ी देर में उसको समझ में आ जाता है वो कहाँ गलत है और कहाँ हम गलत है। ज़रूरी नहीं है, मेरा अपना है कि आप 100 लोगों से भी सीख बेकर, और जितना एक उस्ताद अपने स्टूडेंट से सीखता है ना, उतना वो स्टूडेंट एक उस्ताद से नहीं सीख पाते। लेकिन अच्छा, उस्ताद जो है एक फन जरूर रखता है अपने पास। आप भी ऐसे ही करते हो? कौन सा? कोई भी फिटनेस के हवाले से, एक्सरसाइज में भी मेन जो चीज़ भी ये है कि आप सुनो। सबसे अच्छा फन यही है, आप जो सुन के फैसला करोगे ना, वो सुनी सुनाई बातों पे या सिर्फ एज इंडिविजुअली नहीं कर सकते। तो हमारा यही होता है बेसिकली, हमने बोला ना, हम फिजिकल ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, हम माइंड सेट से खेल रहे होते हैं। ये पूरा एक माइंड गेम है आपका ओवरऑल ना, तो आपको माइंड समझना ज़रूरी है। जहाँ तक रही है हमारी तनकीद की बात, तो तनकीद कहाँ नहीं होती, मरने वाले पे भी तनकीद है, जिंदा इंसान पे भी तनकीद है, अच्छा, हम एक बात पे सुंदर, भी हम पे भी तनकीद तनकीद है। सुंदर, एक बार फिर आपसे हम इजाजत चाहेंगे। मुझे ये बताओ कि सम टाइम ऐसा होता है कि जिम, तुम अभी आपने विजिट नहीं किया ना उस तरह प्रॉपर्ली, आप जिम नहीं जाती हो, ठीक है, लेकिन मैंने जिम विजिट किया तो वहां पर जो अच्छा ट्रेनर होता है ना, उसकी साख बैठ जाती है, ठीक है, ये बताएगा, वो गलत भी बता रहा है तो वो सही बताएगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है ना। सम टाइम ऐसा होता है कि उसको कुछ काम ज्यादा होता है तो वो गलत चीजें बता रहा होता है, जो कि वहां पे एक्सरसाइज करने वाले भी उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन जो एक बेचारा नया आया है वो प्रॉपर्ली एक बंदे के साथ लगा हुआ है, उसको सही एक्सरसाइज बता रहा है, और या तो उसको बोलता है कि यार ये इसको घेरने में लगा हुआ है, जो एक कॉमन वर्ड्स हैं, ठीक है, या दूसरा ये होता है यार इसको कोई फिर साइड पे पैसे ले रहा होगा ऐसे, तो ये हौसला शिकनी की जाती है वहां पर। तो ये आपकी बात बहुत बेस्ट है कि सब्र करें जिंदगी में। और जाते जाते हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी खाने के हवाले से, जो लोग खाती हैं खवातीन, और उन खवातीन को जो कि आती हैं कोई 50-60 की बॉडी लेकर और कहती हैं कि सुंदस 2 महीने के अंदर ये 20 इंच का लहंगा इसके अंदर जाना है, तो फिर उन लोगों को आप क्या बोलेंगे? लिपोसक्शन का बोलती हैं आप? जी बिल्कुल, ये हमारी काफ़ी डिफरेंस होती है। बेसिकली हमें देखना पड़ता है कि उनके लिए क्या ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि वो खाना ही उनका वेट बढ़ा रहा हो या डाइट उनका वेट वो कर रही हो, गेन कर रही हो, लेकिन हो सकता है कि उनकी फास्टिंग भी उनका वेट जो है बढ़ा रही है। शादी की खुशी में भी वेट बढ़ जाता है ना कभी-कभी? कम भी हो जाता है, मेरा हो गया था। अच्छा, जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। शादी की तो खुशी में किसका बढ़ता होगा जीशान? तो डाइट तो ऑलरेडी हो जाता है, तो बस यही है, अपनी डाइट परफेक्ट रखें, कम ज़्यादा ना देखें। बस जितनी आपकी एक्सरसाइज आप जितना वक्त कर रही हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे वो स्टडी में हो, किसी भी शोबे में हो, अपनी जो ग़िज़ा है ना प्रॉपर नेचुरल रखें। और घर से टिफिन लेकर जाएं? जी बिल्कुल। टिफिन आप लेके जाती हैं? जी। आपकी बातों से मुझे लग रहा था कि मैं लेके जाती हूँ। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा बहुत सुंदर, इंशाल्लाह आपसे राब्ता फिर रहेगा, क्योंकि हमने रमजान के अंदर भी जो है ना वो डाइट को कैसे प्लान करना ये आपसे पूछेंगे, ठीक है, और आपने आकर बताना है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। और जी हम आते हैं शकील साहब की तरफ। शकील भाई, मुझे ये बताएं, आप वैसे डाइट कॉन्शियस हैं? कोशिश में बहुत करता हूँ, लेकिन मेरा पेट गवाही दे रहा है कि मैं अपनी कोशिशों पेट 2 चीजों से, आप मुझे आप बताइएगा, 1-2 चीजों से बढ़ता है। सर आपसे भी यही रिक्वेस्ट है मेरी, बताइएगा। एक होता है खाने के एंड में पानी पीना, उससे बढ़ता है, और सेकंड जो होता है अच्छा, अब यू आर वेरी एक्टिव पर्सन, ठीक है, लेकिन वो नहीं लेटना नहीं, खाने के बाद ऐसे होके बैठ जाना, तो ये जो है वो आपका पूरा जो निजाम है ना वो पेट की तरफ चला जाता है, तो आपकी ओबेसिटी फ्रॉम द डाउन टुवर्ड्स टू द बेली बटन, आपका पेट बढ़ना शुरू होता है। तो ऐसे आप करते हैं, और आप भी इसे भी इस वाला करते हैं? ऐसा ही है, मतलब बेतरतीबी जो है, क्योंकि हमारे काम में ऐसा करते हैं, ये वाला एक्शन बताएं, ये करते हैं या नहीं करते? ये खा कैसे डाउन हो जाना? नहीं, ऐसे डाउन तो नहीं होते, लेकिन निश्चित ज्यादा होती है, चलना फिरना कम होता है। मैं सुबह 4 बजे उठने का आदी हूँ, और सुबह 4 बजे उठने के बाद मैं 1 घंटा वॉक करता हूँ, लेकिन उसके अलावा जो दिन भर की रूटीन मेरी है ना, कि मतलब उसमें बैठे रहना, दीगर चीजें, तो वो मुझे ज्यादा इफेक्ट करती हैं, मैं समझता हूँ। जब मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ तो मैं काबू पा भी लेता हूँ। अच्छा, मैं एक टिप दूं आप दोनों को, जैसे आप भी जर्नलिस्ट हैं सजाद साहब, हमेशा मुझे योगी वजाहत का नाम सबने सुना है, ठीक है जी। योगी साहब की एक बात थी, जब मेरा पेट बहुत ज्यादा निकला था, उन्होंने कहा था ज़ीशान सीट छोड़कर बैठना शुरू कर दो। जब आप सीट छोड़कर बैठते हैं तो आप अनकॉन्शियसली, आप एक चीज होती है कि आप गिर जाएंगे, तो आप अपने बेली को ना मेंटेन रखते हो, खींच के रखते हो। जब आप पीछे होकर टेक लगा के बैठते हो तो फिर आप ढीला छोड़ देते हो, एक थोड़ा सा थोड़ी देर के रेस्ट के लिए आप बैठ सकते हो, आप थोड़ी देर कमर दर्द करेगी, लेकिन आप मिड में आके बैठे, उसके बाद जो आपके नेचुरल जाइम्स हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जो कि चर्बी को तोड़ते हैं, और फिर आपका जितना भी बॉडी को स्ट्रक्चर चाहिए होता है वो वहीं से आपको मिल जाता है जी। इसी के साथ सजाद साहब ये बताएं कि आपको तो वैसे डाइट की जरूरत नहीं है, वैसे जले कटी तो बड़ी इंडिया वाले सुना रहे थे 2 किलो तो वैसे ही कम हो जाता होगा। नहीं, मैं कोई परहेज नहीं करता, और ये पेट की जो स्टमक की आप लोग बात कर रहे हैं कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस तरह बनता है, तो बड़ी अच्छी शकील साहब ने बात की, मुख्तसर, मतलब मैं कहूँगा इन्होंने चाय की प्याली में जो है वो तूफान बर्पा कर दिया। कि जब ये जो एक होता है ना कि बैठ के काम करने वाले जो लोग होते हैं,
उनको ये प्रॉब्लम आ जाती। कई साल हो गए हमारी वो एक्टिविटी है ही नहीं ना, कि हम जो है वो अच्छी खासी वॉक भी कर रहे हैं, जहनी एक्सरसाइज भी हो रही है, तो हमें बैठ के काम करना होता है। वर्किंग सारी हमारी बैठ के, ऑफिस की चेयर से लेके, गाड़ी की चेयर से लेके, अदर जगहों पे भी हम बैठे हुए होते हैं। तो ये बैठना जो है ना स्टमक को ओवर करता है, ये मेन रीजन यही है इसका। बिल्कुल। और इसके अलावा मैं कहता हूँ ये पानी पी लेना या ये सब बातें, ये मैं इन चीजों को मानता भी नहीं हूँ। आप ब्लैक कॉफी पीते हैं? बिल्कुल पीता हूँ। पक्की कितनी दफा? एक दफा जरूर पीता हूँ। एक दफा नहीं पिए ना, ज्यादा पिए, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने आपका अब वैसे ऑनेस्टली मेरा जब मैंने ये जो पिछला साल गुजरा रमजान ट्रांसमिशन से पहले मेरा जो पेट का दायरा था ना वो 38 पे था, और मुझे सिर्फ 1 महीना 10 दिन मिला था। मैंने रज के पी है कोई कॉफी ब्लैक वाली, उसके बाद मैंने आराम से कम किया, और फिर मैं मीडियम साइज, क्योंकि मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, मुझे स्मॉल साइज के कपड़े नहीं आते, तो मुझे मीडियम साइज लेकर उसको कम करवाना पड़ता। ये मेरी आजमूदा टोटका। लेकिन ऋषान आपके और हमारी एजों में बड़ा फर्क है। हमें ज्यादा जवान है, आप नेचुरल पेट के मालिक हो गए, आप आर्टिफिशियल नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आपको और मुझे भी खड़ा करें तो आप ज्यादा जवान हैं। हम जो आर्टिफिशियल डाइट्स ले लेके ना, तो वो चीजें जो है तो हमने खुद को अंदर से खत्म किया कि अंदर से खत्म हो जाते हैं हम। नहीं, यूथ माशाल्लाह हमारी आजकल बहुत केयरफुल है और बहुत अच्छे काम करती है, ऐसी बात नहीं। बस वो फ्रूट भी खराब खा रही है, सिर्फ सोशल मीडिया पे नेगेटिव ना हो, इंतशार ना फैलाए, तो बड़े अच्छे काम कर रही है। ठीक। और बाकी जो चीजें हैं हम ये कहते हैं ना कि आप कैसे उसको, अगर हम कहते हैं कि अगर एक आपके पास यंगस्टर आता है और वो कहता है कि सर आप तो मुझसे, कुछ लोग सच बोल रहे होते हैं, हम वैसे ही कहते हैं कि हमें चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑनेस्टली अगर आपको और मुझे खड़े करें तो आप ज्यादा जवान है, ठीक है, मैं ऑनेस्टली ये बात करता हूँ। तो फिर आपसे कोई टिप पूछता है कि सर आप क्या, तो आप कभी कोई लंबी चौड़ी, तो मैं एक दोस्त से मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे आंसर किया था कि सर मैं तो सुबह उठ के लहसुन खाता हूँ, ये खाता हूँ, आप क्या खाते हैं? मैं जी मैं कड़वे करेले का जूस पीता हूँ, क्योंकि रोज ज्यादा बोलना। नहीं, मैं ऐसी कोई रिप्लाई नहीं करता, बल्कि मैं सबको यही कहता हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और बीमारियों से दूर रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि मीठे से और नमक से जो है वो एहतियात बरती जाए तो एक उम्र तक इंसान चल जाता है। ये दो ही चीजें हैं जो बैलेंस खराब कर देती हैं आपका ना, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये सब चीजें इनकी बदौलत ही मिलती हैं आपको, तोहफे में मिलती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा बाकी ये गोश्त खाना है या चावल ज्यादा खा लेना है, ये बेकार कि आपको डाइटिंग पे लगा दिया जाए, मैं नहीं मानता। मैं बोलता हूँ दो चीजें आप संभालें, पानी का इस्तेमाल जिंदगी में। आपकी बात में बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा कि शकील साहब के कहते हैं कि गोश्त खाने से वेट बढ़ता है ना, जो खाते हैं। मुझे तो गोश्त का जायका भी नहीं पता, मैंने जिंदगी में नहीं खाया, फिर भी मेरा वजन इतना बढ़ा है। और जी हमें दूसरे मेहमानों ने भी ज्वाइन इन किया है, और उनका क्योंकि मोबाइल में नाम है तो मैं मोबाइल से देख के पढ़ूंगा। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया अब्दुल रज़ाक बाजवा ने, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? ठीक ठाक सर। वैसे जब एंटर होते मुझे लग रहा है गुस्से वाले हैं, लेकिन बड़े प्यार से बात है, मुझे लगा था। उसके बाद जी सैयद नासिर शाह साहब है, जो कि PML निसार शाह, आप PMLN से हैं। तो अस्सलाम वालेकुम निसार भी जी, आप को और आपकी पूरी टीम को बहुत शुक्रिया, आपका भी मैडम बहुत शुक्रिया कि आप इतनी सुबह सुबह में आ गए। देखिए ये बात होती है कि आप उठना, और एक चीज चेहरे से आया हो रही होती है कि सुबह सुबह क्यों उठा दिया मेरे दोस्तों। अच्छा जी, हम पहले रज़ाक साहब से करते हैं कि माशाल्लाह इलेक्शंस हो गए, जी जी, ठीक है, तीर पे मोटा लगा दिया जी, मैं वही तो कह रहा खप्पे। अब ये बताएं कि वो आपका स्लोगन भी चल गया, तीर विजा है या विंजा है? तीर विजय हमें समझ में आता है, क्योंकि मैं बिलोच नहीं हूँ, तो वो ये बिलोची का एक नगमा है हमारा, ठीक है, और बड़ा पॉपुलर नगमा है हमारे शादियों में चल रहा होता है। विजा है जी जी, तीर विजा दुश्मन है, दुश्मनों को तीर डाले। ठीक है, ये हमने ट्रांसलेटर चाइना से मंगवाई है, ये ट्रांसलेट नहीं, जो सही बात है वो करेक्ट नाम है आप। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बताएं कि आप जो है, अच्छा इसी के साथ हम चलते हैं। अच्छा अब्दुल रहमान बेचारा ना परेशान रहता है, क्योंकि वो उनके साथ जो बैठी हैं उनको डाइट बताएंगी कि जब उन्होंने शादी करनी है उनकी बंदी कैसे सेट होगी। अच्छा जी, आप सैयद निसार शाह साहब PMLN, और आप सेटिस्फाइड हैं किस चीज से? इलेक्शन से? बिल्कुल सर्टिफाइड। ये तो पाकिस्तान जब से बना है, मैं नहीं समझता किसी ने इस पे इल्जाम ना तराशी ना की हो। इलेक्शन की दूसरी सुबह सही, तो अब जो है ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं मुल्क के मफाद में। सही, मुल्क को जो हालात है मुल्क के, उसके लिए तो गिले शिकवत बहुत है। सही, लेकिन ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि अब हम सभी बिगाड़ दें या खत्म कर दें। ये ऐसी सोच सबकी हो जाए तो कितना पाकिस्तान तरक्की करे। तो होना चाहिए हम सबका, हम पाकिस्तानी है, और ये मुल्क बानियाने पाकिस्तान ने जो बनाया था, तो उनके जो उस वक़्त की स्टोरी या हालात आप देखें तो किस तरीके से बनाया था।
और आज हम किस तरीके से उसको हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेटस से बना रहे हैं ना, उन लोगों ने तो मेहनत से बनाया था। हम तो फेसबुक, वो इंस्टा और ये वो कौन सा दूसरे स्टेटस यहाँ पे लगते हैं, स्टेटस लगाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज शाह साहब आपसे पूछूंगा कि जो बच्चे हैं रात को साइलेंसर निकाल देते हैं और फिर सुबह तक 5 बजे तक स्टेटस अपडेटेड होते हैं, फिर प्रेड होती है तो वो सोए हुए होते हैं, तो ऐसी कौम को आप बच्चों को क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो उनसे इख्तलाफ ही रखता हूँ। जबरदस्त, क्योंकि रखना भी चाहिए। मुझे तो इख्तलाफ है। मैं तो अपने घर में बड़ी कोशिश करता हूँ कि ऐसा ना हो, सही। और मैं अपने पड़ोसी को भी इस तरीके से नसीहत करता रहता हूँ जहाँ तक मेरी पहुँच होती है कि चलो कोई टाइमिंग होती है, हर चीज़ का कोई लिमिट होता है ना। अगर बहुत बेहतरीन खाना भी आपके सामने हो, और इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा अपने आप को कर लें। तो अगर आपको नेट मिला है तो ये मतलब तो नहीं है कोई खिड़की में सुबह दरवाज़ा ऑफ करके वो खिड़की के बाहर की तरफ बैठ के घर वालों से छुप के सारी रात सुबह तक आप लगे रहें, तो ज्यादती है। और इस मुल्क में मेरे ख्याल से यूथ के लिए बहुत बड़े परेशान कुन बात है, मैं समझता हूँ, क्योंकि हर चीज़ को लिमिट पे लिया जाए। ठीक है, अच्छी चीज़ भी है, लेकिन उसको ज़्यादा अगर आप लेंगे और जो मनफी जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि यूथ के लिए तो परेशान कुन है, क्योंकि दिन अल्लाह ने दिया है आपको, अल्लाह ने काम के लिए दिया है। तो फिर रात में कहते हैं आप रात को सारी रात उस पर लगे और सारा दिन इंटरनेट के सोए, लिए। तो मैं समझता हूँ कि इससे क्या, कौन आदमी बाशऊर आदमी से इख्तलाफ करे। शाह साहब, फिर मसला ही होता है, बेचारे वो कहते हैं कि फंस जाएंगे ना, दिन में बात करेंगे लड़कियां पकड़ी जाती हैं, तो इसलिए मसला आता है। अच्छा जी, अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, आपसे मेरा सवाल है कि माशाल्लाह आप तारीफ कहते हैं ना कि पहले इलेक्शंस होते थे तो हर एक के माइंड में एक बात आती थी कि रोड्स बन जाएंगे, गटर लाइंस डल जाएंगी और तामीरात नौ का जितना भी काम है वो सब क्लियर कर दिया जाएगा इलेक्शन से 2 दिन पहले तक। इस दफा ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कंटिन्यू 15 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ासतौर पे सिंध में और वफाक में भी इन 15 सालों में हम रहे। हम चौथी बार अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू सिंध की हुकूमत और सिंध की आवाम ने हमें मुंतखब किया, पाकिस्तान भर की आवाम ने हमें भरपूर वोट दिया है। और हमने जो हमने ये 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन जीता है, इसमें हमारे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने एक नया मंशूर जारी किया था, जिसमें हमने बिजली को 300 तक जो है वो 300 यूनिट तक जो आम लोगों तक सोलर के जरिए हमने पहुंचाना। अच्छा, सोलर के जरिए? जी, सोलर के जरिए। वो तो बिजली अब पहले तो डेमो से बनती थी, अब तो बिजली जो है वो पेट्रोल से और डीजल से या दीगर जो तेल है, कीमती तेल, उनसे बनाई जा रही है। अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वापडा जो है लोगों को बिजली फ्री 1 यूनिट भी नहीं दे सकती जो कीमत चल रही है बिजली की। तो वो सोलर का कहा है चेयरमैन साहब ने, और उससे बड़ा अप्रिशिएट भी किया पूरे पाकिस्तान में। इसकी वजह से हमारा वोट बैंक भी बढ़ा है, पूरे पाकिस्तान में बढ़ा है। पंजाब में भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और बलूचिस्तान में और सिंध में तो खैर हमने सिंध में तो हमारा मुकाबला ही नहीं था, बलूचिस्तान में भी तकरीबन हमने अपने हिस्से से भी ज़्यादा वोट हमें पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने यूथ की बातें की हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। जहाँ इंटरनेट से या दीगर सहूलियात से यूथ को फ़ायदा हुआ है, वहाँ ख़ासा नुकसान भी हुआ है। उनकी अखलाकियात पर भी असर पड़ रहा है, उनकी एजुकेशन पर भी, तहजीब पर भी, सकाफ़त पर भी। और मैंने जब हमारा बचपन था तो हम देखते थे, हम ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे, हम फुटबॉल खेला करते थे, हम लोग पतंगे तक उड़ाते थे, और जो खेल होते थे, जो भी कंचे खेलते थे, तो उसमें हम हेल्दी रहते थे, हम एक्टिव रहते थे। आज का देखें आप, नौजवान बच्चा जो 15-16 साल या 18 साल का है, वो घर में किसी कोने में छुपता फिरता है अपने बड़ों से कि कहीं मुझे कोई देखे ना, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे कोई टोके ना। ये सामने बैठा, ये कैमरे के पीछे बैठ के लगा रहता है। बिल्कुल ठीक है। यानी मैं समझता हूँ कि शायद ये किचन में भी बाज नहीं आते और दीगर मामला, तो इससे बहुत हमारी जो है खासतौर पे हेल्थ का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। हेल्थ आप देखें कि ये अब हम लोग तो एक नस्ल थी जो 60, 65, 70 में पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो फिर भी कुछ खालिस चीज़ें खाई हैं, कुछ ओरिजिनल चीज़ें थी, कोई दूध अच्छा मिल जाता था, कोई आटे में मिलावट नहीं थी, घी साफ़ सुथरा होता था, या दीगर पानी भी साफ़ सुथरा था, और बिजली भी हमें पूरी मिली। हाँ, हमें तो पता ही नहीं होता था ये जाने वाने का, लोड शेडिंग वेडिंग। तो अब मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा नौजवान बच्चे हैं, अगर ये हेल्दी नहीं रहेंगे, ये कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ में शामिल, अब इन्हें फुटबॉल हॉकी का पूछो, इन्हें पता ही नहीं है क्या होती है फुटबॉल क्या। अब एक हमारे पास नेशनल क्रिकेट रह गई है बस, और तो सारे जितने हमारे एक्टिविटीज़ के खेल जिससे हमारे नौजवान लड़के, उनका टैलेंट निकलता था बाहर, वो पूरी दुनिया में माने जाते थे, और वो चीज़ों से हम महरूम होते। और सिर्फ मैं समझता हूँ कि जहाँ बहुत फ़ायदे भी हैं इस इंटरनेट से, इस मोबाइल से, इस कंप्यूटर,
लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बच्चे भी जो है वो बहुत बिगाड़ पैदा हो रहा है, वो वालदैन के हाथों से भी निकलते हुए, उस्ताजा को तो वो समझते कुछ नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ, शायद मैं ज्यादा कुछ कह गया। नहीं, बहुत अच्छा बोल रहा है। और मैं वो वालदैन के एहतराम से बेजा मैं हम अपने घर पे देखते हैं, कभी मेरे छोटे बेटों को अगर कई बार 1 से 2 या तीसरी मरतबा बुलाया जाता है उनकी मामा या मैं बुलाता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि उनका रवैया चेंज होता है, यार क्या है, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, मेरी अम्मी दूसरी दफा में लित्तर मारती है, चित्तर बोलते हैं। लित्तर तो खैर हम अभी हर घर में मारने तो पड़ते हैं, खैर वालदैन की तो वो खा लेते हैं, मेहरबानी है आजकल की यूथ की कि वो वालदैन को इतना मौका देते हैं या इतनी बर्दाश्त करते हैं। मैं समझता हूँ कि आगे जाके क्या होगा। और फर्ज करें जिस तरह हमारे नौजवान दीगर शुगलों में मशहूर, वो तो बच्चे खड़े हो जाएंगे सामने वाले, और आगे जाके जब वो उनकी शादियां होंगी, जब उनके वो एक मिच्योर यानी हमारी उम्र में आएंगे, तो मैं समझता हूँ अल्लाह करे वो बहुत हेल्दी रहे, अल्लाह सुभान अल्लाह करे कि वो हमेशा बहुत खुश रहे। मैं कोई उनके लिए कोई गलत, लेकिन मैं जो हालात देख रहा हूँ, खुराक हमारे पास नहीं है, टाइम हमारे पास नहीं है। हम लोग, हमारी वालदा और हमारे वालिदैन जब हयात थे, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत, तो वो हमारा इंतज़ार करते थे कि ये घरों में हम खेल में लगे होते थे। शाम में हम लोग दोपहर में, शाम में क्रिकेट, कभी फुटबॉल, कभी क्या, और जो बिल्कुल छोटे थे हम, जो आजकल के बच्चे अब पैदा होते ही 3-4 साल का बच्चा मोबाइल मांगता है, अब ना दो तो वो इतना बुरा रोता है। नहीं, अच्छा एक बात यहाँ पे वो मोबाइल तोड़ देगा। साहब, यहाँ पे मसला ये है कि आजकल माओ का भी फॉल्ट है। माँ अगर किचन में जा रही है तो पहले बच्चे को, वो हमारे पंजाबी में कच्चा बोलते हैं ना, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे लग के या वो चीज होती है आपका। लेकिन अब माएँ खुद बच्चे को मोबाइल दे देती हैं कि बच्चा जो है वो कॉट में भी, उसको बचपन से माँ ने आदी किया। अब आप देखिए कि पहले की माँ के साथ अगर बच्चा कोई मसला होता था तो डायरेक्ट माँ के पास जाता था। जैसे कि एक बड़ा रेडियो का ही मशहूर हुआ था, अब मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन साथ आता है उसके आखिर में कि उनका स्लोगन एक मशहूर होता है, मुझे पूरे पाकिस्तान में एक मुकाबला चला था कि सबसे बेस्ट जिसका वो क्या कहते हैं आपका प्रोमो होगा, उसको अवार्ड दिया जाएगा पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस साथ वाले चैनल ने एक बच्ची की आवाज में था कि 14 अगस्त पे कि अगर पाकिस्तान की तरफ किसी ने गलत नजर से देखा तो अम्मी को बता दूंगी। तो ये बड़ा मशहूर हुआ था उनका। तो एक चीज बड़ी क्रिएटिव थी वो। तो यही चीजें हम शायद आजकल की जो यूथ है उनको पकी पकाई का बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल अगर आप रिश्ते देखने भी जाते हैं तो कहते हैं जरूरत क्या है, वो एक भाई आते हैं पांडा करते आते हैं, वो पांडा दे जाते हैं। नहीं, एक चैनल पर चल भी रहा है ना, वो खुद ही रिश्ते, अब वो रिश्ते वाली मासियां, चाचियां या वो जो होती थी हमारी बुजुर्ग, अब उनकी भी जरूरत नहीं, आप जियो से सारा कुछ ले लें और भाई सब कुछ। कहीं आप कनाडा में बैठे हैं, आप नाज़ाबाद में बैठे हैं, ऐप का नाम तो यानी इतनी मतलब एक क्या कह सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा हमें इतनी सहूलतें दे दी कि शायद हमें अब बस अब वो एक ऐसा तरीका भी निकाल दे ये ऐपों से कि भाई यहाँ से आप पैसे उठाएं, आराम से अपने घर में बैठ के खाएं। ये नहीं आ रही, बकाया सारी सहूलतें आ रही हैं। वो ऐसे कार्टून में नहीं दिखाते कि मोबाइल के थ्रू ही घर पहुंच जाते हैं, घर में जाके वो कॉल मिली है, तो ऐसा चीजें भी होनी चाहिए। चलिए जी, हम शकील साहब की तरफ आते हैं। शकील भाई ये बताएं कि माशाल्लाह आप इतनी लंबी फहरिस्त है कि अगर मैं पढ़ने बैठूं तो शायद प्रोग्राम का 1 घंटा तो मैं खा जाऊंगा इसमें, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि इतनी अचीवमेंट्स के बाद कहते हैं कि इंसान में प्राउड आ जाता है या इंसान जो है वो दूसरे को बताने से गुरेज करता है चीज़ें। तो आपकी माशाल्लाह आप क्या कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप चीज़ों को फॉर्म्ड भी करते हैं, आप उसको डिफॉर्म्ड हो गए तो उसको प्री फॉर्म पे कैसे या पोस्ट फॉर्म पे कैसे लेके जाना है। तो इस सब चीज़ों के बाद कभी दिल में आता है कि यार ये एक सवाल रोज़ क्यों मुझसे होता है, या मुझे गुस्सा आता है एक चीज़ बताना, या हर दफ़ा जो भी सवाल करेगा आप आंसर देते हैं? देखिए बात यह है कि अभी जितनी आपकी गुफ्तगू हो रही थी ना, तो मैं कोशिश करता हूँ पहले 30-30 सेकंड में सारी बातें कर दूँ। जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था जनरेशन एक्स, अभी जो कुछ ये फरमा रहे थे कि जनरेशन एक्स बोल रही थी, वो मेरी भी आवाज़ थी, वो इनकी भी आवाज़ थी। जो 1964 से 1979 के दरमियान जो लोग पैदा हुए वो ये लोग हैं, ऐसा ही है, ठीक है, ये उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और 80 से लेकर 95 के दरमियान पैदा होने वाले जी जनरेशन के जो लोग हैं, उनकी गुफ्तगू, उनके पसंद नापसंद का अंदाज, गुफ्तगू, उनका रहने का तर्ज, वो सबको मुख्तलिफ मिलेगा। तो अब एक लफ्ज़ दूसरा आपने इस्तेमाल किया था, मौजूद आपको चल रहा है तनकीद बराए इस्लाह और तनकीद बराए तनकीद बराए इस्लाह का मैं कायल नहीं हूँ। सही वजह उसकी है कि हमेशा तनकीद बराए इस्लाह सामने वाले के लिए इसलिए की जाती है कि मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूँ, मुझे क्या पहुँचता है यार, अपने किरदार का मुहाफिज बनूँ मैं, मुझे अपने किरदार की हिफाजत करनी चाहिए कि आपके किरदार की हिफाजत करनी चाहिए। लफ्ज़ तनकीद का मतलब होता है नक़्द,
और नकद का मतलब होता है 99 रुपए 99 पैसे 100 रुपए नहीं कहलाएंगे, एक पैसे की कमी से वो 99.99 कहलाएगा। जब उसमें एक पैसा डाल दें तो वो नकद कहलाएगा, कैश कहलाएगा, फिर तनकीद होगा। लिहाजा तनकीद अच्छी या बुरी नहीं होती, तनकीद सिर्फ तनकीद होती है। सही सही ठीक है, तनकीद बराए तनकीद। अब ये लफ्ज हो गया दुरुस्त। इसी तरह से एक लफ्ज होता है खोशा चीनी, एक होता है नुक्ता चीनी। किसी गुफ्तगू में से अगर आप उसमें खामियां निकाल रहे हैं तो आप नुक्ता चीनी कर रहे हैं, अच्छाइयां निकाल रहे हैं तो उसकी खोशा चीनी कर रहे हैं। इन बातों के बाद आप आ जाएं अपनी सवाल के वापस। मैंने कहा 30 सेकंड दूंगा मैं सारी बातों में, ताकि उसको तो मुझे ये बताएं कि आपको कैसा लगता है कि जब आपको कोई चीज पूछी जाती है, क्योंकि यंगस्टर्स के अंदर एक चीज होती है कि आजकल की जो जनरेशन है वो आपसे पूछेगी भी, ठीक है, अपना आंसर बीच में रखेगी। अब उसकी जो वजह है, जो आपका सवाल है, इसको मैं शुरू करूंगा हजरत आदम से। कि हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा सिर्फ एक सिफ्त, बाकी तो अज़ाय तरकीबी कुरान में अगर आप पढ़े ना तो सड़ी हुई मिट्टी से बनाया, कीचड़ से बनाया, ये में कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं बताई है उसमें कोई, लेकिन सिर्फ इल्म देकर अल्लाह ताला ने उनके दर्जात इतने बुलंद कर दिए कि फरिश्तों को हुक्म दे दिया सजदा करो, ठीक है ना। तो इल्म देने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को दुनिया में भेजा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया का सिर्फ एक ही काम था कि लोगों को इल्म बांटना, ठीक है। तो अब जब इल्म बांटना उनका वाहिद काम था सबका, और अल्लाह ताला फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान में कई दफा कुरैश से मुखातिब होकर कि ये मेरा नबी तुमसे उजरत तो नहीं मांगता इन बातों की, ठीक है, फिर तुम इसकी बात पे तवज्जो क्यों नहीं देते। तो जब आपसे कोई सवाल किया जाए तो आपके ऊपर लाजिम हो जाता है कि उसका दुरुस्त जवाब दें और उसके सवाल से 2 कदम आगे बढ़ के आप बताएं। जैसे मैंने आपको बताया रेडियो से आपका ताल्लुक रहा, मेरा भी रहा, और हमारी कोशिश ये होती थी, हमारा मेयार ये था कि जी जो सोसाइटी में जो अंदाज इख्तियार किया जाता है गुफ्तगू का, रहन सहन का, आदाब का, उसे 10% ऊपर की बात करें, ताकि लोगों का जो मेयार है गुफ्तगू का, रहन सहन का, दीगर चीज़ों को बुलंद होता रहे, जब आप 10% इजाफा होता रहे, ठीक है ना। तो यही मेरा अपना जाती मेयार रहा लोगों के साथ। तो ये आपके सवाल का जवाब है। जबरदस्त, ठीक है। और साथ साथ एक चीज मैं और कहूंगा रेडियो पाकिस्तान के लिए, ये नहीं कि मैं उसका चैनल का एक मेंबर हूँ, लेकिन हमें जब तरबियत दी जाती थी, फिर मैं सजाद साहब के पास जाता हूँ कि जब हमें तरबियत दी जाती है तो सजाद साहब हमें जब सिखाया गया ना, तो हमें एक चीज बताई गई कि जो मैं प्राइवेट चैनल किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन वहां पर ना कुछ ऐसे लैंग्वेजेस वर्ड्स यूज हो जाती हैं या स्लैक लैंग्वेज यूज हो जाती है कि जो बड़े नहीं सुन सकते। तो हमें जब तरबियत दी गई थी तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई जवान नहीं सुनेगा, तुम्हें बुढ़ा सुनेगा, तुम्हें दादी सुनेगी, दादा सुनेंगे, नाना सुनेंगी, नाना सुनेंगे। मेरा पहला सवाल था, मैं कहूँ मुझे सुनेंगी क्यों? कहते क्योंकि वो बेड से नहीं उठ सकते। अब एंटरटेनमेंट क्या है, कान उस वक्त एयरफोन्स लगा लिया आपने, तो वो सुनेंगी, खवातीन सुनेंगी जो खाना पका रही हैं, जो लोग ड्राइव थ्रू कर रहे हैं घर की तरफ जा रहे हैं, वो तुम्हें सुनेंगे, ठीक है ना। जिसके पास एक बजट, उसने प्रोफाइल बनानी है बजट की, वो तुम्हें नहीं सुनेगा क्योंकि उसका दिमाग वहां उलझा हुआ होगा, ठीक है। तो उसके मयार पर रहकर मजाक करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मजाक करते हैं, हंसाते भी हैं, लेकिन कभी गलत लैंग्वेज यूज नहीं करते। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ साहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब आपसे सवाल करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपको एक अरसा हो गया है और एक अपनी कहते हैं ना कि नाम में आप अपना एक नाम रखते हैं माशाल्लाह, तो जब कुछ एंकर्स जो नए आते हैं, जब आपको बुलवाते हैं और वो फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग में कुछ लेवल डाउन भी कर जाते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ? ज़ीशान, मसला ये है कि जितने भी मेरे भाई हैं सहाफ़ी जूनियर, और वाकई जब मैं उनके साथ होता हूँ तो मैं ये सोच के बैठता ही नहीं हूँ कि मैं सीनियर हूँ ये जूनियर है, मैं ये सोच के बैठता हूँ इनसे भी कुछ सीख के चला जाऊँगा। तो अगर वो लेट डाउन भी कर देते हैं कहीं मुझे, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होता, मैं समझ जाता हूँ कि कहीं हो सकता है मेरी गलती कोताही रही हो। लेकिन सुबह सुबह अगर आप इजाज़त दें तो ये 2 मिनट में आपके ले लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अलग सुबह आपने हम लोगों को बुला तो लिया, ये बड़ा काम किया आपने कि 2 सियासी पार्टियों के सीनियर रहनुमाओं को बुला। शुक्रिया शुक्रिया, ये बड़ा आपने काम किया। और मैं ये चाह रहा था कि मैं इनसे ये पूछूं जी जी कि बात जब यूथ की हो रही है, 60% प्लस यूथ है हमारे पास पाकिस्तान में, ऐसा ही है, इससे तो कोई डिनाई नहीं करेगा मेरा। एक दौर था कि ये रेशो कम था, अब ये क्रॉस कर गया, ज्यादा है, शायद मैं कम बता रहा हूँ, इससे भी ज्यादा है कि नहीं। 63.4। तो मैं माफी चाहता हूँ, ये रेशो शायद पूरी दुनिया में पाकिस्तान में ज्यादा है। नौजवान और यूथ का जो हमारे यहाँ है 64 या 60, बहुत बड़ी बात है। तो हमें जो है वो इस वक्त कहते हैं कि अक्सरियत की बात माननी है, अक्सरियत को लेके चलना है, टेक्नोलॉजी का दौर है। तो मैं इन सियासी पार्टियों से एक यही आपके प्रोग्राम के अंदर रहते हुए सवाल करूंगा कि दोनों बड़ी पार्टियों के लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही है। देखें, यूथ को अगर एजुकेशन दे रहा है तो वो पेरेंट्स दे रहे हैं, ऐसे ही है। यूथ को जो फर्स्ट की पहली तरबियत गाह मिल रही है, पहला मदरसा मिल रहा है माँ की गोद, उसके बाद असातिज़ा,
अच्छा, असतज़ा तक जब वो यूथ पहुंच रही है तो वो फिर स्लोगन पे किसी ना किसी सियासी पार्टी के, सही, क्योंकि स्कूलों में भी तलबा तंजीमें, कॉलेजों में भी हैं, ऐसा ही है, एम आई राइट, यस बिल्कुल, यूनिवर्सिटियों में भी हैं, ठीक है। अच्छा, बाइकआउट्स हो जाते हैं अगर आप नहीं पूछो, उन सब तलबा तंजीमों का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं सियासी पार्टी में है। ऐसा ही है। तो मैं ये कहता हूं कि ये लोग देखें, आज की एक सियासी पार्टी में, यहाँ नाम नहीं लूंगा आपका, सुबह सुबह का प्रोग्राम है, बदमजा हो जाएगा, उन्होंने घरों में फसाद डलवा दिए। ओके, बाप के आगे खड़े होने की जरूरत बच्चों को उस सियासी पार्टी ने दी है, सोशल मीडिया के थ्रू। ऐसा ही है, दरवाजे पे आके नॉक नहीं किया। नहीं बिल्कुल सही, ठीक है, ये सही कह रहे हैं कि बिल्कुल, वो आप सोच बच्चे घरों में छुपते फिर रहे हैं मोबाइल लेके, बिल्कुल। तो उनकी एक्टिविटी क्या होती जा रही है, वो कहाँ जुड़ रहे हैं, ये आजकल माँ बाप को नहीं पता चल रहा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जब दो इतने सीनियर रहनुमा बैठे हैं यहाँ पे, तो इनको मैं अपने मतलब जुमलों पे कायम रहूंगा, किसी जगह भी खड़े होकर सवाल कर लें। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस माशरे के अंदर इन लोगों का है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इन लोगों की ऐसा ही है। है, ये जो समझाएंगे वो आज की यूथ समझेगी, मेरे और आपके समझाने से उतना असर नहीं पड़ेगा। मैं बारहा रिक्वेस्ट करता हूं कि सियासी कायदीन जो है, जब भी अपना कोई जलसा मुनक्कद करें, टीवी पे बैठे हैं, सोशल मीडिया पे बैठे हैं, टॉक करें, टॉक शो में बैठे हैं, ये यूथ को पॉजिटिव पैगाम दें। आज सोशल मीडिया ने हमारे मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया शायद जिंदगी में कभी हुआ। एग्जैक्टली, सही साहब, बिल्कुल आपकी 100% बात दुरुस्त है कि यूथ अब वो रोल प्ले कर रही है। देखिए, एक जमात ने, किसी भी जमात का नाम लेना सुबह सुबह मुनासिब नहीं है, एक जमात ने हमारे पाकिस्तान के नौजवानों की जहनसाजी की, उन्हें इस कदर जो भी अब उनके लिए कलामात कहे जाए, राइट्स में बोला कि राइट में बोले, लेकिन हाँ, गलत नहीं, बोला। उन्होंने गलत कहा। वो बाज़ाहिर तो वो अपने आप को बहुत अपनी खूबियां और आगे उनके मुस्तकबिल की बातें करते थे, लेकिन वो भी सियासी जमात थी या सियासी जमात है, लेकिन उन्होंने नौजवानों को भड़काया, उन्हें मुल्क के खिलाफ भी कर दिया, इस फोर्सेस के खिलाफ भी कर दिया, स्टेट के खिलाफ कर दिया। हम बिल्कुल दीगर जमात, हम अपना भी कसूर मानते हैं, हमारी जमातों से भी बहुत गलतियां हुई होंगी और होती हैं, हम कोई सब फरिश्ते नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसा इस मौजूदा नहीं तो अब ठीक, हाँ, अब ठीक आप लोगों ने करना है ना, मैं और ये तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं यहाँ बैठ के। साजिद साहब, देखें कि उस जमात का जो सरबराह था वो 20-25 सालों से बच्चों की जहनसाजी कर रहा था, वो उन्हें वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मकसद में ऐसा कामयाब हुआ। इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि सर, कि पहले अगर आपकी लड़ाई हो रही है ना, मैं एक पार्टी का हूं, आप पीपल्स पार्टी के हैं, मैं ज़ीशान की पार्टी का, ठीक है ना, तो आपस में जब इनकी लड़ाई होती थी तो गलत अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं होता, नहीं होता था, बाकी में बिल्कुल नहीं अब होता है, अब होता जो है। कि आप देखिए कहीं पर भी जाकर, जैसे मक्का मदीना में जाकर चोर चोर बोलना, ये भाई अब उम्रा करने गए, आप चोरी नहीं लेकिन बता आप रहे हैं किस कदर उस नौजवानों को गलत, अदम बर्दाश्त पर ले आए। नहीं, आपसे सीनियर नहीं है बाजवा साहब वो पार्टी, आपसे सीनियर नहीं है सियासत आपकी में। बात दुरुस्त है। आप अगर ये कह रहे हैं कि उन्होंने 15-20 साल जहनसाजी की है, तो मैं कहता हूं कि आप लोग उससे पुराने थे, वहां आपको पकड़ना चाहिए था और वही काम आप मेरा लोग कर ख्याल रहे है हैं। मेरा ख्याल है कि होने क्यों अब दी? पाकिस्तान होने की क्यों दी? प्लस पार्टी, जिस तरह अब हमारा नौजवान चेयरमैन, मतलब 35 साल उनकी उम्र है बिलावल भुट्टो साहब की, और मैं समझता हूँ जिस तरह मरियम साहिबा को आगे लाया जा रहा है नून लीग में, तो ये एक अच्छा मैसेज है और मैं समझ इससे इस्लाह होगी। और ये जो इलेक्शन गुजरे हैं 8 फरवरी के 2024 के, इसने दूसरी दीगर हम सब जमातों को, यानी जितनी भी सियासी जमातों को मैसेज दे दिया कि आप अब नौजवानों को पीछे नहीं धकेल सकते। आप देखिए, बुजुर्गों का एहतराम और इज्जत और सीनियर्स की वो तो रखनी है, लेकिन अब वो बच्चों में अब इतने वो आगे चले गए हैं कि वो हर मामले में बोल रहे हैं। तो अब दीगर जमातों को भी हम सबको उन्हें स्पेस देना है, उन्हें बिठाना पड़ेगा। रज़ाक साहब से एक सवाल भी और है कि मैं उस जरा- पार्टी का, जी बोले। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, ये सियासत जो है ना, ये इसका मतलब ये महवर नहीं होना चाहिए कि आप किसी को गाली दें। और मेरे ख्याल Exactly. से आपने बिल्कुल सारी सही। उम्र सियासत की है और हमारे लीडरान जो पाकिस्तान के लीडरान थे, उनका किसी न किसी इशू पे मिलना भी था, बैठना भी था। इख्तलाफात भी होते और थे। इख्तलाफात, हाँ। मैं खुद इस बात का बिल्कुल, गवाह हूँ बिल्कुल, कि जहाँ भी मोहतरमा अगर और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इख्तलाफात बहुत हद तक 92, 3, 4, 5, 6 तक ये जो भी थे, लेकिन देखे ना, वो जब भी असम्बली में आए तो उन्होंने एक दूसरे को सलाम किया, पार्लियामानी लैंग्वेज खैर रहेगी। खैरियत दरियाफ्त की। उसके बावजूद वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अपनी बात करते थे। आज देखें, आपने बात की ना, हम तो थक गए। जो मुल्क जिस कंडीशन पे पहुंचा है,
ये 9 मई कैसे हुआ, ये वही जहन था। जैन साहब जी, देखिए ना, हमने भी इख्तलाफ किया, हमने भी ये इख्तलाफ किया, लेकिन दायरे के अंदर और तकारीर के अंदर या अपना मैसेज के जरिए किया, लेकिन किसी की दीवार पर नहीं फलांगी, किसी का पोस्टर नहीं फाड़ा, किसी पर हमला नहीं किया। आप ये देखें ना, आज या मुल्की इदारों पर, मिल्की इदारों पे हो गए, किसी भी चीज़ पे आप देखें ना, मुझे आप पसंद नहीं है। अब देखें, मैं कैंपेन चला रहा था, मैं खुद कैंडिडेट था, तो एक एरिया में मैं गुजर रहा था, तो एक आदमी सामने से आया, तो दावत तो देते हैं जी, वो आप हमें वोट दें जी, मैं तो आपको वोट नहीं दूंगा, तो मैं तो फलां साहब को दूंगा, फलां साहब को दूंगा। अब वो अकेला था और हमारे साथ करीबन 30-40 का मजमा था। हम 30-40 में नोट कर रहे थे कि कोई बंदा अल्लाह ना करे इस पे हाथ ना डाल दे, क्योंकि वो कुछ हद क्रॉस कर रहा था। तो इस तरीके से तरबियत थी, उसकी तरबियत मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं एक इलेक्शन में था, ज़िमनी इलेक्शन था, और एक एरिया में हम मीटिंग कर रहे थे, हमारे बाहर झंडे भी लगे, बैनर भी लगे थे, पोस्टर भी लगे हुए थे। आरिफ अलवी साहब वो कन्विंसिंग कर रहे थे, उस गली में कन्विंस कर रहे थे। वो महमूदाबाद का एरिया है, ज़िमनी इलेक्शन था। तो वो जब गुजरे तब उन्होंने देखा तो वो अंदर आ गए, हम सब खड़े हो गए। आरिफ अलवी साहब एक नाम थे, हमारे सियासी लीडर थे, तो हमने उनको वेलकम किया। तो उन्होंने कहा मैंने आपको डिस्टर्ब किया और मैं वोट मांग रहा हूँ। हमने कहा बिल्कुल जी, आपके लिए सोचेंगे। और चाय का हमने पूछा, तो क्या आरिफ अलवी साहब को नहीं पता ये झंडा, बैनर, पोस्टर किसका लगा हुआ? उसके बावजूद अंदर आया और बड़े अदब के साथ बाहर निकला, और आपने भी उसी तरह, हमने भी उसको उसी तरह ट्रीट किया। ये उसके अलावा देखिए, सियासी आपका वर्कर राइट है। अच्छा, मैं अपनी कैंपेन के दौरान मैं हर उस कैंडिडेट, जहाँ भी अगर कोई खुदा ना खास्ता मेरा मुखालिफ भी था, मैं उस कैंप पे गया हूँ, उसे हैंडशेक किया, मिलाऊं, और उनसे ये भी पूछा। स्कूल में भी अगर गया हूँ दौरे पे, तो मैंने पूछा अपने एजेंट का, मेरे को तो पता ही नहीं कौन है, मैं दूसरे सबसे पूछता था कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो मेरे जो मुकाबिल थे, जो आज MPA है, उनसे आप पूछिए, मुझे 4-6 जगह टकरा। वो एरिया ऐसा था कि उनकी आउट ऑफ एरिया था। मैंने उनको कहा आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बिल्कुल, आप मेरे भाई है, आप इलेक्शन बिल्कुल खुले दिल से करें, पाकिस्तान सबका है। तो मैं समझता हूँ बात तो शाह साहब आपकी हो ही नहीं रही ना, आप तो सीनियर सिटीजन हैं, हम सब सीनियर। यूथ की बात हो रही है, वल्गर पॉलिटिशियन जो है, उन्होंने वल्गर पॉलिटिशियन। एक मिनट, मेरे साथ 35 लोग थे। 35 लोगों में आप कितने % यूथ तो होगी ना, यूथ सारे खुदा नास्ता वहां तो नहीं थी। सामने एक यूथ था जो किस तरह से बात कर रहा था, 15-20 यूथ, वो यूथ ही था। मैं मुदाखलत करूं इसमें, शाह साहब सुनिएगा, प्रोग्राम मेजबान है, उनका फॉर्मेट है, जी हम लोग ऑटो में चल पड़े। एक चीज मैं बताऊं, एक चीज नहीं पता क्या हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। एक चीज ना, मैं सॉरी टू से आप दोनों जमातों से हैं, लेकिन मसला ये होता है कि उस पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने 2 काम बोले, सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया, दूसरा आपको नौकरियां नहीं भी दी, लेकिन कुछ लोगों को मिली, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज मैं कंप्लीट करूं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। आपने कहा कि एक ने कहा 200 यूनिट देंगे, एक ने कहा 300 यूनिट देंगे। अब वो प्लेटें ही नहीं आएंगी, बोलेंगे 5 साल बाद ये प्लेटें आएंगी तो फिर लगेंगी। क्या बात अगले है, दफा में क्या ये चीज होती है ना कि अगली दफा में ये प्लेटें भी बनी है, अब आप 5 साल बाद फिर हमें वोट दें, फिर वो प्लेटें लगेंगी, और उसके 5 साल बाद बिजली आना शुरू होगी, तो मैं भी मार के, मेरे बच्चे भी मार के ऊपर पहुंच गए होंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है कि उस जमात का आगे आना कि उन्होंने एग्जीक्यूशन करके दिखाई। यहां पर मैं आप लोगों के कोई इख्तिलाफात नहीं है, लेकिन अभी जाकर आप देखें कि हमने पाकिस्तान, तो इलाज कराने बाहर क्यों जाते हैं? पाकिस्तान में सब चीजें मौजूद नहीं है। अभी भी आप जाकर देखिए, आपकी ही अगर मैं पार्टी की बात करूं तो अभी भी ड्रिप्स जो हैं वो दरख्त के ऊपर लगा के लगाई जा रही हैं। तो कहां है मेंटेनेंस, वो सब चीजें, इस बारे में हम बात करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमें यहाँ पर यूथ से ही है कि यूथ को जो बदतमीजी सिखाई गई है, मैं खुद कहता हूं कि गलत अल्फाज कभी भी नहीं। मैं बीबी की एक वीडियो देख रहा था कि जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई तो उन्होंने सिर्फ एक काम ये किया कि गलत बात मत करो, माइक उठाया, फेंक के और चली गई वहां से, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा। तो उनके लिए भी मैंने कहा कि वो भी लड़ते थे, गुस्सा दिखाते थे, लेकिन अंदाज, तहजीब, तमीज और जो तमाम चीजें थी, जो पहलू था ना, उसको हाथ में लेकर। अभी जब मैंने आपको रोका कि सर मैं आपकी तरफ आऊंगा, ये तरबियत बोली कि आपने मुझे क्रॉस में कोई गलत वर्ड नहीं बोला, जबकि वो पार्टी होती तो मुझे सुना देती है। तो ये चीजें होती है। सेहत कार्ड पे आपने, मैं थोड़ा सा समझूंगा कि सेहत कार्ड सबसे पहले मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दिया हुआ कार्ड है।
पंजाब में सबसे पहले सेहत कार्ड दिया था। वो चलता नहीं था ना, ये कहते हैं नहीं चलता था, बिल्कुल चलता था, ऐसी कोई बात नहीं अच्छा। है। सिर्फ ये था कि वो एडवर्टाइजमेंट और जितने ज्यादा आपने जो मीडिया पे वो किया हुआ है, उस चीजों के ऊपर आपने जितना फोकस किया हुआ है कि उसको झूठ को आप सच कैसे साबित करें, सही। तो वो चीज की कमी हमारे पास थी कि हम इस चीजों में थोड़ा आज भी पीछे, ऐसा झूठ बोलने में हम आज भी पीछे, हमारी यूथ तो पीछे होगी क्योंकि सच बोल रहे हैं उन्होंने। अब आप भी श्योर है ना, फास्ट हो जाए। मैं आप लोगों को दूसरी बात है, प्लेटों की बात की तो ऐसी बात नहीं है, 12,000 मेगावाट बिजली अगर बनाई तो मोहम्मद वाशिफ साहब के दौर में बनी थी। लेकिन महंगी कितनी होगी? देखिए हर तीसरे दिन तो नेपला बढ़ा रहा होता है। देखे ना, मोहम्मद वाशिफ साहब को आपने कितना बाहर रखा, 99 के बाद 2013 में हुकूमत थी, 13 साल का डिफरेंस देखें। लेकिन आप ये भी तो देखें, माशाल्लाह उनके प्लेटलेट्स भी सही हो गए ना, तब तो काम करेंगे। प्लेटें अल्हम्दुलिल्लाह वो आया हुआ है। लेकिन देखें आज मैं कहता हूँ कि अगर आज आप मोटरवे की बात करते हैं, बिल्कुल, ये तो वाकई देखें ना, में मोटरवे नवाज आपकी शरीफ अगर तोहफा है, तोहफा है। उसके अलावा आज हम ये भी कहते हैं कि हम और भी कुछ करना चाहते हैं, आप इत्तेमाद तो कर लें, हम एक टाइम तो दें। आप लोग बिजली फ्री कर दें, मैं कहता हूँ सारे इत्तेमाद पे। बिजली पे हमारा मशहूर है, हमने 35% का आपको उस पर रिलीफ देने का हमारे मंशूर में 30 से 35 का है। मैं फिर जनरल साहब आपको बिठा के नहीं है हमारे हमारे मंशूर में, हमने मंशूर में दिया। आपको आ जाएगा अगर अल्लाह ने हमें इज्जत दी तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आप मंशूर में हमारे। चलिए जी, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन जनरल साहब आपको मैं डन करके जा रहा हूँ, आपका नाम नहीं ले रहा, जनरल साहब कह रहा हूँ कि हम फिर पकड़ना है इनको, इन दोनों को बिठा के, क्योंकि देखिए वो अगर 5 साल में प्लेटें ना आई तो फिर आप नहीं साजिद साहब तो हमें पकड़ते रहते हैं। और जी साजिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये नहीं साजिद भाई ने आज जो है गेस्ट को अरेंज करके दिया। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद कि कहते हैं कि इसी तरीके से दोस्ती चलती है और इसी तरीके से मोहब्बतें बढ़ती हैं। और आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का आप लोगों ने बुलाया, हमें इज्जत बख्शी, आपने अपने प्लेटफॉर्म पर सुबह सुबह हमें आपने दावत दी, हमें आके 4 चांद लगाए प्रोग्राम को। ये बड़ी बात। आप लोगों का शुक्रिया, आपकी पूरी जो हमारी टीम है आपके चैनल की, विनिस टीवी की, आप सबका शुक्रिया। आप लोगों ने आते रहना, हम ताकि जो भी हमारे आवाम के सवाल है वो आपसे करने हैं। देखिए जी, विनिस टीवी तो हमारा अपना टीवी है। मैं समझता हूँ कि जितना ज्यादा यहाँ हम आते हैं कहीं भी नहीं, एक ही चैनल प्रोग्राम में आते हैं, मेरे प्रोग्राम में नहीं। आप जब बुलाएंगे इंशाल्लाह जरूर आएंगे। आप सुबह सुबह बुलाते हैं ना, इसलिए जरा दिक्कत होती है। ज्यादा होती है, देखिए किस तरीके से आप लोग हम आपको प्रिपेयर कर देंगे, आपको प्रिपेयर कर देंगे साजिद भाई के साथ 9 बजे फिर सुबह उठने में पड़ता है। सियासतदान है, देखें बात कर रहे हैं। उसका गुस्सा फिर वो निकल के आता है ना, बिल्कुल निखार आता है। वापस से 2 मिनट रह गए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का भी बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से बात लगेगी। चारों से कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, और मैं ये कोशिश करूंगा कि हम नेक्स्ट भी इस चीज को टर्नओवर को रखें। हफ्ते में एक दिन ये महफिल होनी चाहिए ताकि हम लोगों को रिफ्रेश कर सके कि हम कहां पर लैग कर रहे हैं और हम कहां पर लैग कर रहे हैं, ये हमें बताएंगे। इसी के साथ मैं चाहूंगा इजाजत, तमाम 4 मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आज का वाकई में मुझे प्रोग्राम करने का मजा आया कि जब हमने बातों को वाकई में बातों की तरह किया। हमने कोई ये बात नहीं बोली कि आप खंडिया जाके पका रहे हैं, ये कर रहे हैं। आज हमने पॉजिटिव नोट्स पर बात की और हमने ये चाहा कि जो हमारे अंदर खामियां हैं, जो हमारे खुलिये जो खराब हो चुके हैं, यानी जहां पर हम सिर्फ ये समझते हैं कि हम सही हैं, दूसरा गलत है, तो उसको क्लियर करने का आज विजन हमें मिला। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, मेरी टीम का और मेरे इन तमाम दोस्तों का और मेरी वीनस चैनल का आपने खुसूसी नाम लेना है दुआओं में, क्योंकि अब कुछ टाइम बाद हम शब बारात पर जाएंगे। तो वो रात ऐसी रात होती है कि जब कलम से लिख दिया जाता है और शब कदर में उस पर स्टैम्प्स लग जाती हैं। अल्लाह ताला फिर भी आपको टाइम देता है कि क्या बदलना चाहते हो किस्मत, तो मांगो मुझसे, मैं मौजूद हूँ। तो सिर्फ आपने अपने रब कायनात से मांगना है, मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को, मेरे तमाम दोस्तों को, जो आप जितने भी प्रोग्राम देख चुके हैं, सबको अपनी दुआ में खास याद रखना है कि यहाँ के बाद अल्लाह ताला हमें मदीने और मक्के की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ सुबह से आपको कहते हैं खुदा हाफिज़। अपना और अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। जी बिल्कुल, 2 घंटे कैसे निकलते हैं पता ही नहीं चलता। मुझे वाकई आज बहुत मजा आया और हमने जो बातें की, लेकिन उसमें वाकई लग रहा था कि हम सबर से ही बातें कर रहे हैं। जो सबर सबने रखा हुआ था, उसी से जो मेरा इंट्रो था उसी को ही सब लेके चले कि सबर से बात करें, सबर से काम ले। तो जी इजाजत चाहूंगी, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई सुबह के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।